आज के पॉडकास्ट में हम लोग को 4 टेस्ट मैच जो कि कल शुरू होने वाला है, द मच अवेटेड बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, उसके प्रीव्यू को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। काफ़ी सारे नैरेटिव्स उससे पहले निकल के आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया थोड़े से चीप टैक्टिक्स खेल रही है, उनको ब्रेक डाउन करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की भी बातें करनी है फाइनली, काफी टाइम से वो पेंडिंग था। प्लस स्केड्यूल आ गया, जो सेटलमेंट हुआ है वो भी निकल के आ गया। तो क्या उसमें इंडिया थोड़ा सा एक लूजिंग पोजीशन पे या नहीं है, वो भी डिस्कस करना है थोड़ा सा। एंड पृथ्वी शॉ का अभी दोबारा एक रिपोर्ट निकल के आई, उनको दोबारा टीम से भी बाहर निकाल दिया गया विजय हजारे ट्रॉफी में। वो क्यों हुआ है, उसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या सच्चाई है, वो भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो काफी सारे सेगमेंट्स में काफी सारे टॉपिक्स को कवर करना है। बिफोर यू बिगिन, लाइक ऑलवेज, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिया, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स मिलकर बात करते हैं, वो हम लोग कॉमेंट से पिन कर देंगे, तो उसको भी जाइए और ज्वाइन करिए। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को अभी जो ऑनगोइंग बीजीटी टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करके देंगे। सबसे पहले जो एक रिपोर्ट निकल के आई थी रोहित शर्मा और आकाशदीप की, वो अपेरेंटली इंजर हो गए थे नेट्स में। अब वो चीज़ इतनी इशू लग नहीं रहा है उसमें मुझे। रोहित शर्मा ने खुद भी आके कहा है कि कोई ऐसा इशू है नहीं। बीच में थोड़ा स्केर्ड लग रहा था देख के, क्योंकि उसने तुरंत वो चला गया था नेट से और उसने वो पूरी एकदम प्रॉपर पट्टी मोटा सा आइस पैक लगा दिया था। बट क्योंकि वो तुरंत कर ले इसीलिए तो प्रॉब्लम। एक उसमें से एक मीम निकल के आया था कि पर्टिकल की ऑफ स्पिन पर भी अब रोहित शर्मा आउट। हाँ, वो वीडियो भी निकल के आई थी पूरी देखने तो यार वो थोड़ा सा वही है ना कि पीपल ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शंस। उसका इतना कुछ हवा पाने का जरूरत है नहीं, कोई बॉल लो रह जाती है, कई बार से पार्ट टाइम के साथ होता है, तो इतना सोचने की जरूरत है नहीं उसके ऊपर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, रोहित शर्मा जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे पूछा भी गया था कि आपका बैटिंग को लेके क्या थॉट्स है। तो वही है, मतलब कि 2 ही तो मैच खेले, अभी मैं क्या ही बोलूं, ज्यादा बोलने को उस टाइम पे रेडी भी नहीं है। मतलब इट डज मेक सेंस। जबरदस्ती मीडिया भी बार बार पूछेगी तो फिर अगर वो एक ही चीज़ को बार बार एड्रेस करते रहेंगे तो फिर वो मतलब एक तरीके से अपना ही जो पोजीशन है वो थोड़ी नीचे लेके आ रहे हैं। तो इट्स बेटर कि वो कुछ डिस्कस ना करे एंड मीडिया को अपने हिसाब से चलने दें। हाँ मतलब, बट कुछ ऐसे कन्विंसिंग स्टेटमेंट नहीं आई है अभी तक। या तो वही है कि ही इज प्लेइंग इट डाउन जानबूझकर, क्योंकि इसके रिपरकशंस कुछ हुए हैं। अपेरेंटली नेक्स्ट टेस्ट मैच में स्ट्रैटेजी में चेंज देखने को मिलेगा। प्लेइंग लाइन वगैरह बनाएंगे अभी 4 टेस्ट मैच की, तो पता चलेगा थोड़ा सा। बट एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट करा है रोहित शर्मा ने पिचेस के बारे में, वो क्या पूरी स्टोरी चल रही है? रोहित शर्मा ने बोला है, वी हैड प्रैक्टिस ऑन यूज्ड पिचेस सो फार हियर एट एमसीजी। टुडे इज द ओनली डे वी आर गोइंग टू गेट अ न्यू पिच फॉर प्रैक्टिस। एंड बाय टुडे ही मेंट यस्टरडे, क्योंकि कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी पूरी निकल के आई थी। यूजुअली जब मैचेस होते हैं तो उससे पहले आपको वही उसी ग्राउंड के पास में आपको नेट सेशंस मिलते हैं, वही 5-6 पिचेस आपको दी जाती है जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी तक इंडिया को एमसीजी वाला मैच जो कि 4 टेस्ट होने वाला है उससे पहले तक सारी यूज पिचेस पे मिली थी। इवन इफ यू लुक एट दोस फोटोज, तो वहाँ पे वो जहाँ पे बैट्समैन बैटिंग करता है पूरा काला काला हो रखा था। एंड क्लियरली ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आया था, क्योंकि इस तरीके से इंडिया में ऑस्ट्रेलिया को कभी ट्रीट नहीं किया जाता। हमेशा उनको प्रॉपरली पिच दी जाती है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है। एंड इस बार ऑस्ट्रेलिया ने वो चीज़ नहीं करी। अगेन दिस इज बीइंग यूज्ड, मीडिया, इंडियन मीडिया जो है वो इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे कर रही है कि पहले 3 टेस्ट मैच जो कि सबसे डिफिकल्ट होने थे उसमें ऑस्ट्रेलिया अब 1-1 के साथ जा रही है, जो कि उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। एंड सो गोइंग इनटू द 4th and 5th टेस्ट मैच, जहाँ पे नेचुरली इंडिया का काफ़ी अच्छा चांस है जीतने का ईदर वे, क्योंकि कंडीशंस थोड़ी वैसी होने वाली हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया थोड़ा घबराई हुई है एंड इसलिए वो थोड़े ऐसे सॉर्ट ऑफ चीप टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। नहीं, वो भी है क्लियरली। मतलब आप अगर मेलबर्न का जो एवोल्यूशन हुआ है वहाँ के पिच का, वंस अगेन इसको हम लोग जब प्रीव्यू करेंगे मैच का तो डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। बट वहाँ की पिच में अब काफ़ी ज़्यादा लाइफ आ गई है एज कम्पेयर टू पिछले 7-8 साल पहले जो हुआ करती थी। तो वो लाइफ इंट्रोड्यूस कहाँ से हुई है? वो घास के थ्रू हुई है। जब ग्रीन कलर की, ग्रीन टिंच की ग्रास आती है तो पिच पे लाइफ उन्होंने बढ़ाई है उसको यूज़ करके, विच मीन्स कि होपफुली पेसर्स को थोड़ी सस्टेंस मिलेगी। बट वो चीज़ हम लोग को प्रैक्टिस पिचेस में बिल्कुल भी रेप्लिकेट होते हुए नहीं दिख रही है। बहुत ही येलोइश सा टिंज आपको देखने को मिलेगा जितनी प्रैक्टिसिंग सर्फेसेस हैं। तो आई एम हैप्पी कि रोहित शर्मा ने ये चीज़ पब्लिकली आके बोली एटलीस्ट, वरना ये शायद पब्लिक लाइमलाइट पे भी नहीं जाती। क्या पता लोग फोटोज को रिलीज भी ना करते। प्लस क्या बदतमीजी है भाई, मतलब ऑस्ट्रेलिया इनसे क्या ही एक्सपेक्ट कर जाए, क्योंकि अभी हम लोग मीडिया वाले पार्ट पे भी आने वाले हैं जिसमें लोगों ने मीडिया के थ्रू थोड़ी टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करी है।
और मेरे दिमाग में हमेशा यही आ रहा था जो कि शार्दुल ठाकुर ने बोला था 2021 में जो बीजीटी सीरीज थी उसके बाद उसने भी ये बोला था कि उसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं मिला था इंडियन टीम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इवन होटल्स के बाहर जो लोग थे वो चैंट कर रहे थे जान के ताकि सो वो ना पाए हमारी टीम जो है। तो ये जब भी इनके हारने की मोमेंट पे होते हैं ये लोग, तो ये लोग एकदम से ऐसे चीप टैक्टिक्स यूज़ करने लग जाते हैं जिससे बाकी टीम को थोड़ा डिसएडवांटेज मिलना स्टार्ट हो। भाई पिच पे दिखाओ जो दिखाना है, पिच के बाहर ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, वो मेन बात है। साथ ही साथ इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे अपने चलें सीधा, तो क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लगता नहीं कि रोहित शर्मा का वर्ड्स में और ज़्यादा कुछ ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत है। हाँ, बट जो नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली हम लोग विराट कोहली की बातें करेंगे अभी। हाँ, एक वो भी मीम निकला था कि विराट कोहली ने जिस बार्बर से भी बाल कटवाए हैं, पहली बात तो बाल वैसे कटवाए थे 2018 में थे। हाँ, क्या तो रहे हैं। और जिस बार्बर से बाल कटवाए उससे जब लास्ट टाइम कटवाए थे तो 2022 में वो 82 इनिंग्स खेली थी। अच्छा, ऐसा सीन है क्या? इवन वो भी है ना, उससे अपनी जो मूंछ है वो यहाँ से टच करा ली अब दाढ़ी से, तो जो उसकी पीक थी उस टाइम पे उसका ऐसा रखा था। उसके बाद उसने इवन 2023 वर्ल्ड कप के टाइम पे भी उसने हटा ली थी ये चीज़ें, तो कनेक्टेड नहीं था, अब कनेक्टेड हो चुका है भाई। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने में हमें काफ़ी मज़ा आता है। बेसिकली मतलब वही है कि लोग फैंस हाइप कर रहे हैं, तुम्हारे जैसे लोग, कि कम बैक होने वाला है। और क्योंकि एमसीजी में है भाई बंदे का, एडिलेड और फिर एमसीजी, यहाँ पर जब भी वो खेलने आता है तो कुछ ना कुछ अच्छा हिस्टोरिक तो करता ही है। एंड क्योंकि एमसीजी की पिच वैसी रही है जो सपोर्ट करती है इन चीज़ों को, बैटिंग को सपोर्ट करती है, तो कोहली के पास अच्छा चांस है। रोहित शर्मा के साथ सिमिलरली हम लोग बात करेंगे कि काफ़ी अच्छा चांस आपको देखते हुए मिल सकता है। बट जो मेन बात हुई है विराट कोहली से, तो हंसी मजाक की बातें हो गई, जो मीडिया कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। सी, विराट कोहली एयरपोर्ट पे आए थे एंड दिस वाज बिफोर द गाबा टेस्ट, जब वो ब्रिस्बेन में लैंड करते हैं एंड उसके बाद अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे। फैमिली में अनुष्का शर्मा और 2 बच्चे थे उनके। एंड कुछ ऐसा सीन हुआ कि एयरपोर्ट से जब वो बाहर आ रहे थे तो नेचुरली सारे पापराजी खड़े होते हैं वो फोटो लेने के लिए, न्यूज़ चैनल्स वाले खड़े होते हैं। तो उस टाइम पे विराट कोहली अपनी फैमिली से थोड़ा अलग आ रहे थे जान के, क्योंकि नेचुरली फोटोज उनकी ली जाएंगी तो उनके बच्चों की फोटो ना आ जाए। वी हैव सीन कि ओवर द इयर्स विराट कोहली कितना ज़्यादा कॉशियस रहे इस चीज़ को लेके कि उनके बच्चों की फोटोज़ ना आए। एंड सो अनुष्का शर्मा और जो बाकी 2 बच्चे थे उनके, वो अलग जा रहे थे और विराट कोहली अलग जा रहे थे। अब जब वो लोग एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो विराट कोहली की फ़ोटो तो ले ही रहे थे वो लोग, बट साइड में उनने नोटिस करा कि उनके पत्नी और उनके बच्चों की भी फ़ोटो ली जा रही थी। एंड उस टाइम पे विराट कोहली को लगा कि भाई ये प्रिवेसी जो है हमारी इस टाइम पे वो थोड़ी ब्रीच हो रही है, एंड सो आई हैव टू कॉल देम आउट। एंड सो चैनल 7 वो था, आई थिंक चैनल 7 था उस टाइम पे जो फोटोज़ ले रहा था, उसकी फिर वो रिपोर्टर के साथ फोटो आई थी जिसमें विराट कोहली एक्सप्लेन कर रहा था उन्हें। और फिर जब विराट कोहली जा रहा था तो उसने ये भी बोला कि विद माई फैमिली आई नीड सम प्रिवेसी एंड यू कांट टेक पिक्चर्स विदाउट आस्किंग मी, ऐसे करके उसने चीज़ें बोली। एंड अपेरेंटली एक्चुअली में जो ये पूरा मोमेंट था ये बहुत ज़्यादा ऐसा हीटेड एक्सचेंज नहीं था वर्ड्स का, क्योंकि इनिशियली रिपोर्ट से ही आई थी कि विराट कोहली गुस्से में आ गया है, लोगों ने उड़ता पंजाब गाना चला दिया पीछे और फिर वो एडिट्स बनने लग गए, तुम लोग सो तो शेर को जगा रहे हो तुम लोग। और उस टाइम पे एक्चुअली में ये चीज़ें बहुत पोलाइट मैनर में विराट कोहली ने कही थी, बट उस चीज़ को रिपोर्ट ऐसे करा गया है कि विराट कोहली बहुत ज़्यादा गुस्से में थे एंड दिस इज़ बिकॉज कि अभी उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है, एंड सो इस टाइम पे उनकी जो भड़ास है वो यहाँ पे रिपोर्टर्स पे निकल रही है। एंड ये रिपोर्ट सारी जो है वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया नहीं करा है, इंडियन मीडिया ने कुछ नहीं करा है। तो ये फालतू में जो एक चीज़ को एग्जैजरेट करके दिखाना पब्लिक को, जो कि टिपिकल मीडिया वर्क जो होता है, इतनी छोटी स्तर पे गिर चुकी है ऑस्ट्रेलियन मीडिया। एंड अपेरेंटली ऐसा भी हुआ था कि विराट कोहली ने बाद में हाथ मिलाया था भाई उन लोगों से, मिला के गया था, क्योंकि उन लोगों ने बोल दिया था कि हम लोग वो लीक नहीं करेंगे फ़ोटोज़ बच्चों की, एंड करी भी नहीं ये अच्छी चीज़ है, उन्होंने नहीं करा। बट काफ़ी आराम हैंडशेक वैंडशेक करके गया था, तो कोई ऐसा लड़ाई हुई नहीं थी। बट उस चीज़ को रिपोर्ट इतना बढ़ा चढ़ा के करा गया है। एंड इनिशियली तो ऐसे ही करा गया था कि विराट कोहली अपने बीवी बच्चों के साथ ही जा रहा था और तभी फोटो ले ली, उसमें प्रॉब्लम होने लग गई उसे। तो क्या मतलब क्या हुआ? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अलग जा रहा था वो, एंड वो इसलिए अलग जा रहा था ताकि उसकी फ़ोटोज़ ना ली जाएँ। सो उसके बाद अगर आप ऐसे कर रहे हो एंड उसके बाद एक एक्चुअली में लड़ाई नहीं हुई, उसको जान के आप बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो विराट कोहली के पर्सोनों के साथ भी जाएगा, फिर उस पर प्रेशर बनेगा मीडिया का, पब्लिक इमेज थोड़ी गंदी होगी उसकी। तो क्लियरली मतलब भाई आप इतने नीचे गिर चुके हो क्या ऑस्ट्रेलियन मीडिया से, मैं ही कहूँगा। प्लस अगर वो अलग जाए तो फिर फैमिली की फ़ोटो ले भी क्यों रहे हो? मतलब अनुष्का शर्मा का अगर ले रहे तो आई स्टिल अंडरस्टैंड, क्योंकि शी स्टिल अ पब्लिक सेलिब्रिटी, बट एज लॉन्ग एज उनके बच्चों की बात हो रही है, बच्चे का साथ मतलब अगर वो स्पोर्ट्स
आई डोंट नो कि वो मीडिया हाउस से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है क्या है, बट अगर विराट कोहली की फोटो लेनी है तो वो अलग जा रहा है, तो इसीलिए जा रहा है ना, ताकि हाँ उसी की नहीं photo नहीं ली वो तो जाए। है या तो फैमिली की फोटो लेने का पॉइंट क्या है? पॉइंट तो नहीं है बट वही है, मतलब एक पब्लिक सेलिब्रिटी जा रहा होता है तो आई डोंट नो लॉज के अंडर कैसा है, प्लस जो लोग लॉज को ज्ञान देने लग जाएंगे कि नहीं भाई इंडिया में ऐसा है, वो ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया के लॉज अलग होंगे यहाँ पे इंडिया से, तो आई डोंट नो ऑस्ट्रेलिया के लॉज एग्जैक्टली क्या है, बट पब्लिक सेलिब्रिटी जब जा रहा होता है तो उसकी फोटोज़ आई थिंक लेते तो हैं ही यार लोग, इंडिया में भी लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी लेते ही होंगे सब लोग। तो आई डोंट नो अनुष्का शर्मा को लेके इतना कुछ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बट जब तक वो बच्चों के साथ है तब तक वो पॉइंट है भाई, आपको नहीं लेना चाहिए था वो। एंड हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया मीडिया क्योंकि उन्होंने लीक नहीं करी वो चीज़ अच्छी करी तो उन्होंने कॉम्पनसेट कर दिया ना दूसरी तरीके से। हाँ तो बेसिकली मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो मैं समझ में आ रही है मुझे, वो ये नहीं है कि जो इंसिडेंट एक्चुअली में हुआ है, पर उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे करा गया वो गलत है। या तो उसमें भी मतलब क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा है, सेंटिमेंट क्या गलत हुआ एग्जैक्टली? आई थिंक विराट कोहली को लेके तो इंडिया में तो आई डोंट थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि इंडिया में तो उनने देख लिया विराट कोहली थोड़ा गुस्से में लग रहा है तो हम लोग वैसे ही खुश हो जाते हैं भाई कि आजकल तो विराट कोहली को चिल गाय लगता है वो, बट अब थोड़ा सा गुस्से में देखने में लग रहा है तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी देखने में। बट एज फार एज ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज कंसर्न तो आप ज़बरदस्ती में बात का पतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत है भाई। आप जो अभी मैंने पिचेस को लेके बोला एग्जैक्टली वही तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं ऑफ द फील्ड भी। आपने ऑन द फील्ड आपने उनको सही पिचेस नहीं दी, ऑफ द फील्ड आप उनकी इमेज थोड़ी डाउन करोगे, थोड़ी टेंशन्स क्रिएट करने की कोशिश करोगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अभी सिराज के साथ जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ था जिसके तो उसे बू करने लगे थे सब लोग, वो भी एक तरीके से वही तो था, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया थी वो तो क्रिटिसाइज कर रही थी उन्हें, बट ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स थे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इस चीज़ से। सो ऑफ द फील्ड एंड मेरी प्रॉब्लम बस यही है कि ये चीज़ हमने टाइम एंड टाइम अगेन देखी है ऑस्ट्रेलिया के साथ। जो लोग ज़बरदस्ती का बहुत ज़्यादा ज्ञान भी देते हैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, यस ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट मैं ऐसे एकदम साइड नहीं करूँगा, उसे एकदम ये नहीं बोल दूंगा इररिलेवेंट है वो चीज़, क्योंकि बिग मैचेस में दिख जाता है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, दे टर्न अप फॉर द बिग मैचेस। बट एट द सेम टाइम हमने सैंड पेपर स्कैंडल देखा था, उसके बाद हम लोग ये देख रहे हैं, हमने 2021 में जो शार्दुल ठाकुर ने बोला वो चीज़ हमने देखी थी। तो लगातार ये सीरीज ऑफ इवेंट्स होते जा रहे हैं और ये हमेशा तभी होते जब ऑस्ट्रेलिया थोड़े खतरे में होती है। तो क्लियरली मतलब ये लोग एक अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पर्सनली आई डोंट थिंक कि स्पोर्ट के साथ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो आप कितना भी इसको जस्टिफाई करने का ट्राई कर लो और कितना भी आप विराट कोहली को बोल लो कि वो पब्लिक सेलिब्रिटी है, दोनों उनको रेडी होना चाहिए सब चीज़ के लिए, दे चोज दिस लाइफ। पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में नहीं है। इंडिया में हो रहा था तो तब भी थोड़ा बहुत समझ में आता, बट ऑस्ट्रेलिया में उसके बाद उनसे ऐसा बिहेवियर करा जा रहा है तो क्लियरली, और करा भी जा रहा है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिस तरीके से उसे पोर्ट्रे करा जा रहा है दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। मतलब इसमें ये एक तो मेन पॉइंट इसमें यही है कि ये ऑस्ट्रेलियंस की हैबिट है कि जब भी सीरीज में प्रेशर क्रिएट करना होता है तो मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं, और वो डर्टी टैक्टिक्स मतलब हिस्टोरिकली हर सीरीज में होता हुआ आया है। हाँ। जब भी हम लोग डाउन अंडर जाते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ अभी क्यों डिप्लॉय करी जा रही है, और क्या ये इसी मेजर में डिप्लॉय करी जाती अगर ऑस्ट्रेलिया जीत रही होती, वो भी बड़ी सोचने वाली बात है अभी, क्योंकि पता है कि अगले 2 टेस्ट मैच इंडिया के लिए रिलेटिवली इजी होने वाले हैं। तो आप फालतू की कंट्रोवर्सी आसपास क्रिएट करते हैं। इंडिया को डरने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम पे जो पूरा प्रेशर है वो ऑस्ट्रेलिया पे है। आप घर पे अगर आप 10 साल से हारते हुए आ रहे हो, अगर आप फिर से हार जाओगे तो फिर आपकी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। WTC फाइनल भी फिर लाइन पे आ जाएगा या तो इसका जो सेकंड पार्ट है जो जडेजा के साथ हुआ है वो हम लोग भी डिस्कस करते हैं, देन वी कैन एक्चुअली कंक्लूड कि क्यों हो रहा है और किस तरीके से कंस्पायर कर रहा है। आई थिंक जडेजा वाला और ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पीछे की जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है वो हमारे तक भी पहुंची है, क्योंकि इनिशियली मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं था क्या हुआ है। आई जस्ट सॉ अ रील एंड उसमें जो बातें थी उसको देख के लग रहा था कि भाई काफ़ी बदतमीजी हुई है, बट एक्चुअली में जो उसके पीछे की स्टोरी है वो और ज़्यादा बड़ी है। अच्छा। सो जो BCCI होती है वो पूरे जब ऐसे लंबे टूर पे आई होती है, 5 मैचेस का टूर है, महीने भर तक बाहर है पूरी टीम, तो बीच में BCCI से छोटे छोटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराती रहती है। नॉट एग्जैक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस बट रादर एन सॉर्ट ऑफ एन इंटरव्यू, क्योंकि आप देख रहे हो कि मीडिया आई है बट वो नेट्स प्रैक्टिस चल रही है, उसके साइड में ही जडेजा का ऐसे इंटरव्यू ले रहे ग्राउंड के अंदर ही, तो उसके लिए बुलाती है। एंड BCCI ने स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए इंडिया की जो ट्रैवलिंग मीडिया थी उनको बुलाया था, जो कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया गए थे मैचेस को कवर करने के लिए। अच्छा। ऑस्ट्रेलियन मीडिया इनवाइटेड नहीं थी वहाँ पे। अच्छा। सिर्फ इंडियन मीडिया इनवाइटेड थी। एंड सिंस वो लोग MCG के अंदर वो चीज़ कर रहे थे, तो आपको जब स्टेडियम के अंदर कर रहे होते तो आपको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से परमिशन लेनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो उन लोगों ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से परमिशन ली इस चीज़ के लिए, अप्रूव हो गया।
अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपेरेंटली, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने करा है या फिर हमारी जर्नलिस्ट ने ये चीज़ फैला दी बाहर जाके, बट वो बात जो है समहाउ जाके ऑस्ट्रेलियन मीडिया तक पहुंच गई। ऑफ कोर्स या एंड उन्होंने बोला कि हमें भी अटेंड करना है। अब अटेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अटेंड कर सकते हो आप लोग, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी वहाँ पे पहुँच जाती है। अब सिंस ये पूरा इवेंट जो है वो इंडियन मीडिया के लिए ऑर्गेनाइज हुआ था, तो नेचुरली जो क्वेश्चंस होंगे वो इंडियन मीडिया के प्रायोरिटाइज करे जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया वहाँ पे इनवाइटेड तक नहीं थी, पर वो आ गई और आप लोग फिल्म कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा था कि कुछ 5 मिनट का था वो पूरा, एंड उसके बाद बस जा रही थी पूरी, जडेजा को तुरंत निकलना था वहाँ से। तो इंडियन मीडिया के सवाल तक पूरे नहीं हुए थे, और फिर भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बीच में आके बोलना स्टार्ट कर दिया, 1 क्वेश्चन इन इंग्लिश प्लीज। इंडियन मीडिया तो हिंदी में ही सवाल पूछ रही थी, तो वो हिंदी में ही जवाब देगा। मतलब ये एक्चुअली में हिंदी इंग्लिश का कोई डिबेट ही नहीं है। या ऑस्ट्रेलिया ने जब बोला कि 1 क्वेश्चन इन इंग्लिश प्लीज, क्योंकि उनने अपनी मीडिया के लिए चाहिए था, एंड उसको लेके जडेजा फिर वहां से जा ही रहा था उस टाइम पे, उसने बस ऐसे करके कह दिया क्योंकि बस छूट रही थी। हाँ, जडेजा को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, जडेजा को फालतू में घसीटा गया इस बीच में। वो भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बाद में करेगी, जडेजा ने रिफ्यूज कर दिया आंसर करने से। अबे भाई, जो लोग इन्वाइटेड थे उनके क्वेश्चन पूरे नहीं हुए, तुम्हारे क्वेश्चन कहाँ से ले लिए जाएंगे? तुम लोग इन्वाइटेड तक नहीं हो, फिर क्यों क्वेश्चन लिए जाए तुम्हारे? तो आई थिंक इस पूरे केस को भी इतना ज़्यादा फालतू में बढ़ाया गया है, एंड उसके बाद जो मेन बदतमीज़ी हुई है वो उसके बाद हुई है। जो इंडिया का मीडिया मैनेजर था इंडियन टीम के, उन्होंने फिर बाद में ऐसे करके बोला कि द बस इज़ लीविंग, ही नीड्स टू गो, एंड उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने थोड़े बदतमीज़ी में ये चीज़ बोली है, थोड़े से एक हाई पिच टोन में, कि बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड है ये, व्हाट्स द पॉइंट, कि अगर एक भी आंसर वो इंग्लिश में नहीं देंगे, हम लोग क्या करना है यहाँ पे फिर। और उनने वैसे ही करके बोला कि इंडियन मीडिया के लिए था ये जी, मेनली इवेंट जो था वो पूरे इंडियन मीडिया के लिए था, एंड ही नीड्स टू गो। पर उसके बाद भी उसके मीडिया मैनेजर ने ये भी बोला दिस इज़ अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट उसने कहा वी आर अलाउड टू फिल्म, ऐसे करके। एंड शायद कुछ ऐसा भी, एंड हैट्स ऑफ टू मिस्टर रोहित जुगलान जो कि हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, जो कि इस टाइम पे प्रेजेंट है वहाँ पे, वो उस टाइम पे भी थे वहाँ पे। उन्होंने ये चीज़ बाद में बोली है कि वो लोग बोल रहे थे इन लोगों से कि आप लोग कैमरा नीचे कर दो और माइक्स ऑफ कर दो क्योंकि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है, बट वो लोग जो है उनने बोल दिया था कि हम लोग ऑफ कर रहे हैं, बट एक्चुअली में सब कुछ ऑन था। एंड उसके बाद उन लोगों ने मीडिया पे वो पूरी फुटेज चलाई है जिसमें मीडिया मैनेजर बोल भी रहे हैं चीज़ कि आप कैमरा वो सब नीचे डाउन कर दो ताकि इमेज थोड़ी और गंदी बने इंडियन टीम की। तो इंग्लिश हिंदी की तो पहली ये चीज़ बात थी नहीं, एंड थी भी तो मतलब मुझे लगता है कि अगर एक्चुअली में पॉइंट था कि इन्हें इंग्लिश में चाहिए थी ये चीज़ें, तो फिर तो भाई स्मिथ कमिंस अब रेडी रहा हुआ क्योंकि आप सबको हिंदी में, हैदराबादी, जो भी आप लैंग्वेज समझ लो, मलयालम, हर चीज़ में आपको जवाब देने के लिए फिर रेडी रहना। ये जो पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ है, इतने इंडियन जर्नलिस्ट एंड हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा भी बाद में बोला था। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें सारे ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ऐसे करके बोला कि अब हम जो सवाल होंगे हम हिंदी में ही पूछने वाले हैं, इंग्लिश में हम पूछेंगे भी नहीं। एंड दिस इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि भाई जो पोजीशन आज से 20 साल पहले थी इंडिया की क्रिकेट के अंदर, अब वो नहीं है। अब आप बुली नहीं कर सकते हमें, हम बुली करने आएंगे आप लोगों को अगर ज़्यादा बदतमीजी करोगे तो जो भी इन लोगों ने ट्राई करा है, एंड ये पूरा लाइक टू सम दे सब, ये जितना भी मीडिया की चीज़ें हो रही हैं ये इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ये लोग वही तो कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। इवन ये जडेजा वाली जो पूरी इंसिडेंट हुआ है, इसको तुरंत विराट कोहली वाले इंसिडेंट से जोड़ दिया गया। हाँ, मतलब किस बेसिस पे जोड़ रहे हो भाई? नहीं तो जब मैंने भी रिसर्च करना शुरू करा तो मतलब मैं पॉइंटर्स लिख रहा था कि हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो मैंने साथ में इसलिए रखा था क्योंकि वो पोर्ट्री वैसे करा गया। हाँ, कि चीज़ें कनेक्टेड है सब कुछ। हाँ, मतलब वो पूरा इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, टीम के अंदर, टीम के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसके लिए लोग मतलब थोड़ा प्रेशर के अंदर ये लोग थोड़ा ही भड़ास निकाल दे रहे हैं। इतनी फालतू की चीज़ें इंडियन प्लेयर्स को, आई डू थिंक ये बात पहुंची तो है उन तक, क्योंकि रोहित शर्मा से जो पहला क्वेश्चन था प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो यही था। नहीं पहुंचा तो पहुंचना भी चाहिए। हाँ, पहुंचेगा ही, ऑब्वियसली पहुंचेगा। एंड उनसे सवाल भी ऐसे ही पूछा गया था और उनने बस ऐसे बोला आई एम नॉट अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट, ऐसे करके। हाँ, एग्जैक्टली, या बट आई होप हमें इसका कुछ ना कुछ बढ़ास एक्चुअली में देखने को मिलती है इन द टेस्ट मैच, आई होप सो। हाँ, मतलब ऑन फील्ड होगा, ऑफ फील्ड अब देखो ये भी वो वाली बात है। अब रोहित शर्मा ने बहुत स्मार्टली डाउन प्ले कर दिया चीज़ों को, जो कि एक्चुअली में कहा जाए तो काफी कमेंडेबल भी है। एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहेगा कि भाई इन चीज़ों को पब्लिकली एक्सपोज भी करो, बट पॉइंट फिर वही है कि ये काम प्लेयर्स का नहीं है। प्लेयर्स अभी फोकस अपने गेम पे करेंगे, किसी और चीज़ पे करेंगे। अगर अभी एक्सपोज कर दिया और उसके बाद हम लोग टेस्ट मैच हार गए तो आप सेम लोग गाली भी देना स्टार्ट कर दोगे। तो सो व्हाट आई थिंक इज कि रोहित शर्मा ने तो एकदम सही करा। इनफैक्ट रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, जितने प्लेयर्स हैं
बहुत ही अच्छी तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को। पर जो मीडिया मैनेजर है या फिर बीसीसीआई की तरफ से कोई ऐसा अगर मतलब ये चीज़ सप्रेस करने की जरूरत ही क्या है, निकाल दो, खोल के निकालो ना। हाँ राइट, खोल के निकाल दो। राइट। और ऑल्दो आई एम प्रिटी श्योर कि इसके पीछे अभी कोई रीजन होगा जो कि हम अवेयर नहीं होंगे। हाँ, वो वहाँ पे स्टेक्स क्या होते हैं और क्या डायलॉग पीछे चल रहा होता है वो हमें नहीं पता होगा, तो हम यहाँ पे बैठ के सोच सकते हैं। बट एक वो टेम्पटेशन तो आती है एज एन इंडियन फैन के, क्यों झेलना है ये सब, क्या जरूरत ये है? अभी इसके बाद भी ना लोगों ने जैसे रोहित शर्मा ने थोड़ा डाउन प्ले कर दिया इस चीज़ को, तुरंत लोगों ने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया। हम भी तो मतलब एकदम बेवकूफ़ बैठे हैं ना हमारी कंट्री में भी लोग कि अगर यहाँ पे विराट कोहली होता तो वो तो पलट के जवाब देता तुरंत आप लोगों नहीं को। होता भाई नहीं देता, प्लेयर्स का काम नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ वैसे भी भाई दे भी देता तो, और रोहित शर्मा नहीं दे रहा तो भाई हर कोई एक ही जैसा होगा क्या? मतलब हर कोई विराट कोहली ही जैसा होना चाहिए क्या? पूरी लाइफ में हर बंदा वैसे ही होना चाहिए? तो फिर स्पेशलिटी क्या रही सारे प्लेयर्स की? रोहित शर्मा का अंदाज ही वही है भाई वो। अब वो यहाँ पे डाउन प्ले कर दो, फिर फील्ड में अगर आपने एग्रेशन दिखाया और फिर हम लोग मैच जीत जाते हैं तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बड़ी होगी इस चीज़ से कि आपने आके पब्लिकली बोल दिया हो। कोई सही गलत नहीं है इसमें। आई थिंक विराट कोहली आके पब्लिकली बोल भी देता तो भी बड़ा मजा आता देखने में, एंड रोहित शर्मा ने डाउन प्ले करा है तो भी आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी को। ऑल्दो आई स्टिल फील जैसे अभी शार्दुल ठाकुर ने जो चीज़ें बताई हैं इंटरव्यू में एक, वो अब जाके बताई हैं। हाँ, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि चीज़ें पब्लिकली आनी चाहिए उसी टाइम पे, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से ट्रीटमेंट करती है जो लोग आते हैं खेलने के लिए, जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ, ये लोग मतलब वो शार्दुल ठाकुर जैसा बता रहे थे कि भाई सोने वोने के लिए बेडशीट साफ करनी है वो भी खुद करनी पड़ रही है, कोई लॉन्ड्री की सर्विसिंग नहीं हो रही है, 4 फ्लोर ऊपर जाके करो। अब ये सब सुनने में लोगों को लग रहा होगा कि भाई इतने पैसे मिल रहे 4 फ्लोर चढ़ने पे आपको जो शर्म आ रही है। नहीं भाई, बट नहीं भाई, आपको सही फ्रेम ऑफ माइंड में रहना होता है, बेसिक कम्युनिटीज़ होनी चाहिए। तो अगर आप इतने चीप टैक्टिक्स यूज कर रहे हो तो ये सब पब्लिकली कॉल आउट करना जरूरी है। और बीसीसीआई तो कुछ भी करके दे कैन गेट अवे विद इट। हाँ, प्लस वैसे भी मतलब इस चीज़ में हमें अपनी कंट्री की तारीफ करनी चाहिए भाई। इतना अच्छा कल्चर है ना क्रिकेट का यहाँ पे। हम लोग अपने प्लेयर्स को चाहे कुछ भी बोलते रहे लोग, बट जब बाहर से खिलाड़ी आते हैं ना उसके साथ कोई ऐसा बिहेवियर नहीं होता। हमेशा दे आर ट्रीटेड वेरी रिस्पेक्टफुली एंड बहुत प्यार दिखाया जाता है। तभी ये सारे खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलना ही बहुत ज़्यादा पसंद है। पैसा ऑब्वियसली एक फैक्टर है, बट उसके अलावा जो पूरा कल्चर है यहाँ पे क्रिकेट का, जो पूरा जिस तरीके से ट्रीट करा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में तो वो मिचेल मार्श ने दिखा दिया था भाई। हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए थे वहाँ पे, फिर मैं पब में चला गया था, 1-2-3 लोगों ने भाव दिया था मुझे, उसके अंदर वापस जाके सो गया था। मेरी बीवी काम पे गई हुई थी। तो जैसा ट्रीटमेंट उन्हें वहाँ पे मिलता है उससे बहुत ही ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट और एक स्टार जैसा ट्रीटमेंट यहाँ इंडिया में मिलता है। दैट इज़ वाई दे लव दिस कंट्री ऑल्सो, लव टू प्ले हेयर। बट ये सेम चीज़ हम लोग ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखते, और हमेशा तभी नहीं देखते जब ये लोग हारने वाले होते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे अगर आप, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस। बदतमीजी है भाई थोड़ी सी। हाँ, ये सब तो जो करा है, माइक ऑफ नहीं करा जानबूझ के, ये सब झूठ वूठ बोल रहे हो, बहुत चीप टैक्टिक्स हैं। आई थिंक कि अब वही है ना, अगर हम होता रहेंगे इन कामों पे तो फिर हम भी हर साल हिंदी में ही पूछें फिर जब इंडिया में आ रहे हैं लोग तो। बट पता नहीं क्या होता, क्या एंटाइटलमेंट है बोलने का कि हम लोग इंग्लिश में आंसर क्यों नहीं कर रहे? ऑल्सो कोई रिलीजन नहीं है। हाँ, आई एम नॉट श्योर ये चीज़ सही है नहीं है, बट उसके बाद जब ये पूरा जडेजा के साथ इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इंडियन मीडिया ने शायद बोला था कि हम आपको ट्रांसलेट करके दे देंगे ये चीज़ जो भी जडेजा ने बोला है, बट उन्होंने मना कर दिया उस चीज़ के लिए। प्रॉब्ली बिकॉज उन्हें अपना नैरेटिव चलाना था। हाँ, बाद में जाके अपनी थोड़ा रोना गाना था अपने न्यूज़ मीडिया में जाके। जडेजा इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश आल्सो। मैं तो कह रहा हूँ भाई, अगर हो भी तो भी मतलब आप कौन होते हो बोलने वाले? हाँ, आप कौन होते हो बोलने वाले? हमारे कंट्री की भाषा ही नहीं है वो, हमें नहीं बोलनी वो। मतलब बहुत ही चीप टैक्टिक्स एंड क्लियरली दिख रहा है कि कौन अंडर प्रेशर है इस वक्त। इंडिया भी काफी चिल है एंड ये सब डर्टी टैक्टिक्स अगर यूज करने पड़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल है दिखता है क्लियरली। रिगार्डलेस, जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है मोहम्मद शमी के बारे में, ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं। उनके नी में जिसमें सर्जरी हुई थी अपेरेंटली दोबारा थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है। एंड रोहित शर्मा ने इनफैक्ट एक कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि जब उनसे पूछा गया था कि शमी खेलेंगे कि नहीं अगला टेस्ट मैच, तो कहा था कि एमसीए से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, someone needs to talk about him, ऐसे करके बोला था। और वो बोला उन्होंने, उसके बाद रिपोर्ट आ गई कि अब वो फिट ही नहीं है खेलने के लिए। अच्छा, अब मुझे डर इस बात का है कि चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर ना हो जाएंगे। अभी एक ऑन अ साइड नोट एक स्टोरी है ये, एंड ये भी चीज़ बाद में निकल के आई है। अपेरेंटली जब वो वर्ल्ड कप फाइनल था एंड हमने तो पूरी वीडियो बनाई थी, तब ये रिपोर्ट बाहर नहीं आई थी। उस टाइम पे जब शामी को पहले बॉलिंग करा दी गई थी, वो सिर्फ एक टैक्टिकल डिसीजन नहीं था। तो अपेरेंटली उनकी नी में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उन्होंने रोहित शर्मा से कहा था कि भाई अगर मैं अभी बॉलिंग नहीं करूँगा तो बाद में अगर आप मुझसे बॉल कराओगे तो मैं अपने बेस्ट पे नहीं कर पाऊंगा। अपेरेंटली ये भी रीज़न था। एंड हैट्स ऑफ टू शामी, क्योंकि उनने बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिया, इतनी सारे
गोइंग थ्रू सो मच पेन एंड अ वेरी बिग इंजरी जिसके चलते अभी तक वो बाहर ही है, बट ये भी शायद एक रीज़न था जिसके रोहित चलते शर्मा को फालतू में गालियां पड़ रही थी मतलब। हाँ या अल्टीमेटली वो पे ऑफ भी कर गया टैक्टिक, क्योंकि उन्होंने विकेट तो ले ही लिया था फाइनल में, बट इट वॉज नॉट जस्ट अ टैक्टिकल डिसीजन, इट वॉज ऑल्सो बिकॉज शामी ने कह दिया था मैं बाद में शायद उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाऊंगा। अब इसका फ्यूचर का क्या सीन है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से देखें तो मोहम्मद शमी 1 साल हो चुका है क्रिकेट नहीं खेल पाए, आईपीएल में बहुत ही महंगी प्राइस पे भी बहुत ही अच्छी प्राइस पे गए हैं, या ऑल्दो संजय मांजरेकर ने कुछ और कहा था, काफी गुस्सा भी हुए थे मोहम्मद शमी, बट जो अभी आसार लग रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सिर्फ 3 ओडीआईज खेलने को मिलेंगे। हाँ तो मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा सवाल ये कि अगर वो ठीक हो भी गए तो क्या आप ये कहोगे कि आपको सीधा चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाना चाहिए? क्या वो भी, आई नो रणजी में काफ़ी प्रॉमिसिंग साइंस थे अभी डोमेस्टिक सर्किट में टू बी मोर प्रिसाइज, बट इंटरनेशनल लेवल पे एक अलग एक हायर स्टेज होती है। एक तो उनके फ्यूचर को लेके जो मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कुछ लोगों के ओपिनियन या फिर कुछ जर्नलिस्ट की जो न्यूज़ है, अपेरेंटली कुछ ऐसा है कि उनका रेड बॉल में तो कमबैक होना बहुत डिफिकल्ट है अब, जिस टाइप का प्रेशर होता है। करियर हाँ, क्यों? क्योंकि जिस टाइप की उनकी इंजरी हो रखी है, जितनी फ्रीक्वेंटली उन्हें स्वेलिंग हो जा रही है उस जगह पे, अगर वो रेड बॉल में जितना ज़्यादा प्रेशर लगता है एक प्लेयर पे कि आपको 25 ओवर डालने हैं भाई को एक दिन में, अगर वो वैसा जाते तो उनकी इंजरी एग्रेवेट बहुत ईजिली होती जाएगी। ये तो सर्जरी का पॉइंट क्या था फिर? मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हुआ है, या तो उन लोगों ने थोड़ा वैसा करा है कि हमने थोड़ा जल्दी उनने बॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉब्ली क्योंकि उन्हें बीजीटी के अंदर आना था, जो कि हमने कुछ पॉडकास्ट पहले डिस्कस भी करा था कि कहीं बीजीटी के चक्कर में ऐसा ना हो कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाए। थोड़ा शॉर्ट साइडेड अप्रोच आई थिंक ये चीज़ थी थोड़ी बहुत, तभी वो एकदम से सैयद मुश्ताक अली माँ के बॉलिंग डाल रहे थे वो, एंड उसके बाद तो 3-0 जो न्यूजीलैंड से आ गया उससे प्रेशर भी आ गया ना फिर, हाँ आना एकदम से, या मेन इशू वो है। एंड उसके बाद वापस उन्हें अल्टीमेटली स्वेलिंग हो ही गई, जिसके चलते बीजीटी उन्हें मिस करनी पड़ रही है। बट चैंपियंस ट्रॉफी में भी भाई अब जनवरी तो आ ही गया है भाई, 1 महीना बचा है, आपको स्क्वाड भी अभी निकालनी होगी, मैक्स टू मैक्स 1 महीने में तो आपको कंफर्म वाली स्क्वाड निकालनी पड़ेगी। शायद आप पहले थोड़ा टेंटेटिव जो होती है वो निकाल देते हो आप। 1 महीना क्या, अब तो टाइम ही क्या, 25 दिसंबर हो गया। वही तो कह रहा हूँ, 1 महीना बचा, उसके बाद तो आपका 12-13 से स्टार्ट, 12-13 से नहीं भाई, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से स्टार्ट है चैंपियंस ट्रॉफी। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया इस टाइम पे शामी का भी वापस आना, रिगार्डिंग दैट कि क्या उन्हें नेक्स्ट 2 वीक्स आपको स्क्वाड दिख जाएगी। हाँ, कि क्या उन्हें वापस आ जाना चाहिए। आई थिंक उनका भी थोड़ा बुमराह वाला केस है, अगर वो रेडी होंगे तो आई थिंक उन्हें वापस ले लिया जाएगा। अगर अभी स्वेलिंग आई है, अभी वो बाहर हुए हैं, क्या 1 महीने में वो रेडी हो जाएंगे खेलने के लिए? मुझे तो बहुत अनलाइकली लग रहा है। सी स्क्वाड में तो होंगे नहीं, आई डोंट थिंक सो भाई। स्क्वाड में रखने का पॉइंट क्या है फिर? अगर खेल सकते हैं तो नहीं खेल पाएंगे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ऐसा है कि पहले ही पता है कि नहीं खेल पाएंगे फिर तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, बट अगर वैसी सिचुएशन है बुमराह जैसी कि भाई थोड़े से फिट है, चांसेस है कि खेल जाएंगे, तो आई थिंक बुमराह की ऐसी कब सिचुएशन है? मतलब जैसे वर्ल्ड कप क्या था, हमने वर्ल्ड कप से पहले हमने कहा था ना, एशिया कप से पहले, कि अभी तो आए हैं एकदम से कैसे इन्हें स्क्वाड में ले लें, और उसके दोनों तुरंत आके परफॉर्म भी कर दिया। बुमराह, हाँ नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक इस टाइम पे क्या हमारे पास ओडीआईज में भी बुमराह के बाद एक बहुत ऐसा सपोर्टिव ऑप्शन है, जो कि ऐसा भी तो नहीं है ना कि बाकी जो प्लेयर्स है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा है कि वहां पे इतनी जरूरत पड़ने वाली नहीं पेसर्स की, पहले अभी करेंगे डिस्कस, दुबई में होने वाले मैचेस, तो आप एक्स्ट्रा स्पिनर्स तो खिलाना अफोर्ड कर सकते हो, तो सिराज से आप काम निकलवा सकते हो चाहो तो। ओके, इतना तो इशू होने नहीं वाला है। तो ऑफ कोर्स आइडियली तो अगर शमी अपनी फिटनेस पे हो तो उनसे बेहतर तो क्या ही ऑल्टरनेटिव है, बट मैं कह रहा हूँ कि फालतू में फिर एक वो जगह कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आई नो कि रिजर्व्स ट्रैवल कर सकते हैं वगैरह वगैरह, बट टीम को एक क्लैरिटी चाहिए होती है, गेम प्लान में क्लैरिटी चाहिए होती है। बातें सिर्फ ये नहीं होती कि जब भी इंजरी हो जाएगी तो रिजर्व, स्पेशली विद रोहित शर्मा, नहीं किसी के साथ भी होना ही चाहिए। रोहित शर्मा प्रेफर करते हैं, वैसे भी होना चाहिए। तो जब आपको पता है अभी श्रीलंका में हम लोग हारे भी थे सीरीज, क्यों इतना गैम्बल करना है फालतू का? मुझे तो लगता है कि मोहम्मद शमी को टाइम लेना चाहिए एंड आराम से फिर वो जो फिट हो जाए तब आए। हर साल आईसीसी इवेंट हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। होपफुली अगर हम लोग WTC फाइनल में क्वालिफाई कर गए, होपफुली तब तक वो फिट हो जाएंगे। वहाँ पे तो ज़रूरत भी पड़ेगी, इंग्लैंड में लॉर्ड्स में होगा मैच, तो मतलब 1 सेकंड भाई, कंट्री के लिए जीतना है कुछ। तो अभी इतना शॉर्ट साइडेड होके मुझे इसलिए लग रहा था कि क्यों बीजीटी में इतना पुश कर रहे हैं हम लोग उनको। उस टाइम में लोग अग्री भी नहीं कर रहे थे, बट आई डोंट नो। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एकदम फिट होके आए वो, ताकि हम लोग भाई कितने टाइम से ये चीज़ देख रहे हैं। हमने 2015 वर्ल्ड कप कवर करा, वहाँ पे भी सेम स्टोरी थी। 19 में तो चलो उन्हें तक खिलाई ही नहीं गया था,
23 वर्ल्ड कप में भी उनकी पूरी यही स्टोरी थी, इंजरी के साथ वो लोग खेल रहे हैं। तो इससे आपका करियर, अगर ऐसी टाइप की इंजरी कि आपको साल 1.5 साल बाहर रहना पड़ रहा है, 2015 वर्ल्ड कप के बाद भी 1 साल तक वो बाहर थे, अगर ऐसी इंजरी आपको बार बार हो रही है और उसके थ्रू आप बार बार इंजेक्शंस लेके खेल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके करियर की लॉन्जेविटी इफेक्ट तो होगी ही होगी कहीं ना कहीं। मतलब आई डोंट थिंक कि बहुत इतनी ईजिली वो निकल जाएंगे इस चीज़ से, कहीं ना कहीं वो चीज़ अफेक्ट करेगी जाके फ्यूचर में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे आने वाले आईसीसी इवेंट्स, क्योंकि अभी निकाल सकते हो थोड़ा आईसीसी इवेंट्स, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एकदम फुली फिट होके आए जहाँ पे भी खेलें। अब बात ये भी है कि अब और कितने साल बचे हैं। 33-34 के तो हो ही गए हैं वो, हाँ राइट। तो 2-3 साल और प्रॉब्ली T20 वर्ल्ड कप तक। T20 वर्ल्ड कप में ज़रूरत कहाँ है वैसे, हाँ ठीक है। इन केस अगर एज एक्चुअली में ऑन पेपर थोड़ी कम हुई हो तो वैसे भी इशू है ना थोड़ा सा। तो बहुत मुश्किल है यार। एंड आई थिंक अभी इशू इस बात का भी आएगा कि सिराज को भी रेस्ट नहीं मिला बहुत टाइम से। हाँ, तो कैसे आप फिर बाकी लोगों को डेवलप करोगे। तो एक ही कंटिजेंसी प्लान जो कि था शमी के साथ, वो होता हुआ दिख नहीं रहा मुझे अब। रिगार्डलेस जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है, अश्विन के रिप्लेसमेंट को अभी बुला लिया गया, तनुष कोटियान। जेन्युइन ऑलराउंडर आप कह सकते हो उनको, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखोगे। प्लस अभी शायद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वो सैयद मुश्ताक अली में, इफ आई एम नॉट, मतलब ही हैज बीन प्लेइंग वेरी नाइसली। रणजी रिकॉर्ड वगैरह आप देखोगे उनका तो काफी फॉर्मिडेबल है। मुंबई से खेलते हैं बेसिकली। एंड अश्विन के साथ ही राजस्थान रॉयल्स में रहे हैं इस साल, तो काफ़ी कुछ सीखा होगा डेफिनेटली। आजकल काफ़ी उनके शॉट्स भी वायरल हो रहे हैं। होता ना कि बैक ऑफ लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप, वहाँ से टर्न करा के जो लेग स्टंप हिट कर रहे हैं, तो टर्न में भी काफ़ी प्रॉमिस दिखता है उनकी, जो एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर होते हैं, फिंगर स्पिनर होते हैं। प्लस बैटिंग की एवरेज उनकी 40 के ऊपर की, मैंने भी चेक करा। ओके। तो बैटिंग मतलब काफ़ी अच्छी खासे प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह करते हैं। ये नहीं कि एक बॉलर है जो कि नंबर 8 या नंबर 9 पे चिप इन कर सकते हैं रन्स के साथ। तो काफ़ी एक फॉर्मिडेबल रिप्लेसमेंट बन सकते हैं जाकर, जस्ट लाइक वॉशिंगटन सुंदर। बट जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि अक्षर पटेल की तरफ क्यों नहीं देखा गया। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव का तो रोहित शर्मा ने बोल ही दिया कि उन्हें इंजरी हो रखी है, इज नॉट फुली फिट। अक्षर पटेल रिसेंटली हैड अ बेबी, आई थिंक कल ही उनकी वो पोस्ट आई थी बच्चे वाली, एंड सो दैट इज व्हाई ही वाज नॉट अवेलेबल एनीवे टू बी प्रेजेंट हियर। प्लस जो क्या कंफर्म्ड है कि उन्होंने खुद बोले कि अरे रोहित शर्मा ने ये चीज़ बोली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उन्होंने। प्लस एक और चीज़ ये भी है कि तनुष कोटियान जो आए हैं वो बेंच पे बैठने आए हैं, ही इज नॉट गोइंग टू प्ले। तो अक्षर पटेल का बच्चा हुआ भी, फिर आप उन्हें बुला भी लो, फिर उन्हें बेंच पे बैठा दो, तो इधर वो सही ट्रीटमेंट नहीं होने वाला था। तो आई थिंक उन्होंने सही करा है। इधर वे या तो वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे, जडेजा, 2 स्पिनर साथ आपको वैसे भी जरूरत नहीं पड़ने वाली किसी मैच के अंदर, तो वी आर वेरी वेल कवर्ड। अगर बाई चांस उनमें से कोई इंजर होता है तब आप तनुष कोटियान को लेके आओगे, जो कि इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली। तो आई थिंक जो भी डिसीजन था इट वॉज फेयर ओनली, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर। मतलब अगर अक्षर पटेल का ये रीजन है तो समझ में आता है, वरना तो मैं खुद ही थोड़ा कंफ्यूज था कि क्यों नहीं लिया अक्षर पटेल को। ऑलराउंडर भी है, फिंगर स्पिनर भी है, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, तो मेड ऑल द सेंस टू हैव हिम इन द टीम अबव तनुष कोटियान। बट रिगार्डलेस ये अच्छी बात है कि जो नेक्स्ट ब्रीड ऑफ फिंगर स्पिनर्स हैं, दोनों राइट आर्म और लेफ्ट आर्म, वो अब हमें फुल स्विंग में आते हुए दिखेगी। जैसे जडेजा का भी अब कंसिडरिंग कि अश्विन का किस तरीके से रिटायरमेंट हुआ है, परहैप्स एक और WTC साइकिल जडेजा का, हाँ राइट। ऑल्दो आई एम श्योर कि ही कैन स्ट्रेच इट आउट टू एटलीस्ट 2 more cycles। 40 के आसपास जो होंगे, तो जितना गिफ्टेड है वो फिजिकली, जिस लेवल के एथलीट वो हैं, आराम से खींच सकते हैं। बट पता नहीं भाई कि टीम जाएगी उस डायरेक्शन में कि नहीं जाएगी, क्योंकि अक्षर पटेल भी फिर अपने 30s में आ चुके हैं। हाँ, वॉशिंगटन अब अभी से ले आए हो, राइट। तो आप कितना डिले करोगे उस चीज़ को। कुलदीप यादव भी अब 30 के होने वाले हैं। तो ये देखने की अच्छी बात है। बाय द वे कुलदीप यादव के लिए अब यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि ये सारे जो नए लोग आ रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर, तनुष कोटियान, सब बैटिंग कर लेते हैं। तो कुलदीप यादव को उस चीज़ में प्रॉब्लम होने वाली है। द प्लस दैट ही हैज़ इज दैट वो एक लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, वो अभी कोई और लूप में दिख नहीं रहा है, चहल भी नहीं होने वाला है, तो वो एक अच्छी बात है। बट डू यू सी हिम प्लेइंग एनी टाइम सून? नहीं, आई थिंक इस टेस्ट मैच में तो नहीं खेलने वाले, इस टेस्ट सीरीज में। एंड इसके बाद यहाँ के बाद टेस्ट सीरीज या तो डायरेक्टली WTC फाइनल होगा या फिर वो इंग्लैंड वाली होगी। इंग्लैंड में भी आई डोंट थिंक सो खिलाएंगे वो लोग, वैसे भी स्पिनर एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ने नहीं वाली। तो जब हमारा होम सीजन स्टार्ट होगा, वो भी आई थिंक अगले साल मिड में स्टार्ट होने वाला है या फिर थोड़ा लेट ही स्टार्ट होने वाला है। हाँ राइट, लेट होने वाला है। तो तब जाके हमें प्रॉब्ली उनका दिख सकता है डेब्यू होते हुए, और तब तक कुलदीप यादव भी आ चुके होंगे, तो पता नहीं कितने चांसेस मिलने वाले हैं।
और एटलीस्ट उन्हें यहाँ पे एक बार आप ले आए हो स्क्वाड के अंदर, तो होपफुली आप थोड़ा ट्रस्ट दिखाने वाले हो उनके नो ही इज ऑल्सो 25+, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा यंग कोई बच्चे को लेके आ रहे हैं। तो वही है कि ट्रेन निकल रही है, सबको टेस्ट करना ज़रूरी है इस टाइम पे। जो लास्ट पॉइंट होने वाला है, ऑन अ लाइटर नोट, आकाशदीप से भी पूछा गया था ट्रैविस हेड को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है वो तरह मिडिल ऑफ की लेंथ जो है और बाउंसर्स हैं उस पर ट्राई करेंगे उसको आउट करने का। पॉइंट ये कि अभी तक क्यों नहीं करा जा रहा था ये। हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसे लग रहा था। उन्होंने बोला भी है कि आई फील ट्रैविस हेड हैज़ अ प्रॉब्लम विद द शॉर्ट बॉल। तो कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि ये भी सॉर्ट ऑफ माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करी जा रही है, ताकि आप ऐसे बोल दो। फिर ट्रैविस हेड बाय द वे इज नॉट फुली फिट राइट नाउ। उनने खेल रहा है लेकिन हाँ करी है, उन्होंने थ्रो डाउन्स के साथ बैटिंग करी है, उन्होंने प्रॉपर बॉलर्स को फेस करा नहीं नेट्स के अंदर भी। ऑब्वियसली ही विल प्ले अल्टीमेटली, खेलेगा बट होपफुली इज नॉट फुली फिट। अभी तो जैसा चल रहा है ऑस्ट्रेलिया उसको आधा फिट होगा तो भी खिला लेगी। हाँ बहुत ज़रूरत है उसको, बाय फार द बेस्ट बैट्समैन इन दिस सीरीज, तो खिलाना तो आपको पड़ेगा ही। बट ये तो है कि हाँ अभी तक क्यों नहीं ट्राई करा जा रहा था, बट होपफुली भाई अब लास्ट 2 टेस्ट मैचेस हैं, नहीं करा तो नहीं करा, अभी 1 ऑल है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुए हम लोग, बेटर लेट देन नेवर। आके आप प्रैक्टिस करो उसकी, एंड अगर वो चीज़ एक्चुअली में निकलती है कि उसकी वीकनेस हो रही है थोड़ी, तो भाई बहुत बढ़िया सकता है। अगर आकाशदीप पब्लिकली चीज़ कह रहे हैं तो डेफिनेटली जो मैनेजमेंट है उन्होंने ड्रेसिंग रूम में इस चीज़ के ऊपर टैक्टिक्स तो सेट करे होंगे, एक गेम प्लान तो बनाया ही होगा। तो आई जस्ट वंडर कि अगर ये स्टेटमेंट पब्लिकली आ रही है, अगर हम ब्रेक डाउन करें हैं, तो ये चीज़ हमें रेप्लिकेट होते हुए क्यों नहीं दिखी अभी तक। या तो इन लोगों ने फिगर आउट अब जाके करा है, विच वंस अगेन आप फिर यू हैव टू कॉल आउट द मैनेजमेंट कि आप इतना लेट क्यों हुए कॉल आउट करने में, या फिर ये लोग माइंड गेम्स एक्चुअली में खेलना चाह रहे हैं एंड ट्रैविस हेड को आप मैनिपुलेट करना चाह रहे हो बेसिकली। क्योंकि एक तो बाउंसर, एंड आई थिंक आई हर्ड सम कमेंटेटर आल्सो से दिस, पता नहीं मोहम्मद कैफ थे या कौन थे, एंड वो भी सही था, करेक्ट था कि मिडिल ऑफ के लाइन पे अगर आप जो है उनको बॉलिंग कराते हो 3 क्वार्टर्स पे, तो इनिशियली उसको भी बहुत स्ट्रगल करते हैं वो। तो एटलीस्ट वन ऑफ द 2 प्लान्स आप जब वो फ्रेश है पिच पे तब आप एग्जीक्यूट करो, तभी चांस मिलने वाला है। लास्ट इनिंग में जब वो आउट हुए तो मारने के चक्कर में आउट हुए, एक्चुअली में कोई बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुए नहीं थी वो। तो अभी तक हम लोग को आंसर मिला नहीं है इस चीज़ का, एंड आकाशदीप से ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो चीज़ करके दिखाएं। सिराज का अभी वो स्ट्रेन वगैरह भी आ रखा है, तो पता नहीं कितने फिटनेस पे होंगे वो। अब बुमराह हर चीज़ कब तक ही करते रहेंगे, तो आकाशदीप हैज़ टू स्टेप अप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। बट आई थिंक यहाँ से हम लोग जो है सीधा प्रीव्यू करते हैं 4 टेस्ट मैच को। MCG में होने वाला है, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच है। देखो यहाँ पे अब वन सेकेंड लेट्स डिस्कस द पिच। बीच में एक कल्चर बना था जब ड्रॉप इन पिचेस आ रही थी यहाँ पे। ऑफ लेट बेसिकली स्टोरी क्या है इसके पीछे की, डोमेस्टिक सर्किट में जब यहाँ पे मैचेस होते थे तो एक मैच ऐसा हुआ था जिसमें सिर्फ 2 इनिंग कंप्लीट हो पाई थी, एंड उसके चलते हुए इसको एक डेड रबर डिक्लेयर कर दिया गया था कि यहाँ पे तो पाटा विकेट है, सड़क बिछा रखी है, बॉलर्स के लिए कुछ होता ही नहीं है यहाँ। तो उसके चलते हुए यहाँ के जो क्यूरेटर हैं, जो कि वो पिच को संभालते हैं, हर ग्राउंड के क्यूरेटर होते हैं, तो उन्होंने फिर वहाँ पे चेंज लाया है। पिछले 4-5 सालों में कोशिश करी है, प्रिसाइसली 17-18 का जो सीजन था उसके बाद से, एंड अब वो ऑफ लेट फुल स्विंग में दिखना शुरू हुआ है। पिच अब फुल्ली अब रिकवर कर गई है ऑलमोस्ट, कि बेसिकली वो 10 से 12 mm की ग्रास छोड़ देते हैं पिच के ऊपर। पहले काटते थे काफ़ी, विच इज़ वाई स्पिनर्स का रोल होता था, 2 स्पिनर्स खेलते हुए दिखते थे आपको, काफ़ी हाई स्कोरिंग रन्स यहाँ पे दिखने को मिलते थे। अब आप 10 से 12 mm की ग्रास देखते हो, विच इज़ वाई थोड़ा सा ग्रीनिश सा कलर आने लग गया है MCG की पिच पे ऊपर। आई थिंक जो भी फोटोज आई है उसमें भी दिख रहा है हम लोग को वो चीज़। तो उसके चलते हुए लाइफ आई है पिच के ऊपर, और पेसर्स को अब कुछ थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो ऑफ लेट जो रिकॉर्ड रहा है MCG में, उसमें बॉलर्स को हेल्प मिलने लग गई है, और बैटिंग के लिए इतना आसान नहीं रहा है वो जैसा कि पहले हुआ करता था। तो इसके चलते हुए क्या अगर टॉस जीतेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, एक काउंटर थॉट ये भी निकल के आया है कि वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है। मतलब स्कॉर्चिंग हीट जिसको कहते हैं, 40-40 डिग्री होने वाला है पहले दिन पे ही करते हुए। मैंने हर्षा बोगले को ही बोलते सुना था कि 40 डिग्री इंडिया में और 40 डिग्री ऑस्ट्रेलिया में बहुत फर्क होता है। कुछ वैसा है कि सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है वहाँ पे, तो आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो। कुछ साइंटिफिक रीज़न है, बट हाँ ये चीज़ है कि वहाँ पे 40 डिग्री होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये नहीं कि इंडिया में तो दिल्ली में तो हर दूसरे दिन 40 डिग्री होता है, तो देयर इज सम डिफरेंस। एंड उसके चलते हुए
पिच ड्राई अप जल्दी होगी, घास डाई आउट जल्दी कर जाएगी, एंड बैटिंग को अल्टीमेटली सपोर्ट मिलने वाला है। तो अब इन दो थॉट्स को लेकर तुम्हें क्या लगता है, क्या करना चाहिए हम लोगों को? सी प्लेइंग 11 में आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा स्कोप है चेंज होने का। टॉस की बात अच्छा टॉस में आई वुड प्रॉब्ली वांट कि पहले बॉलिंग करी जाए, क्यों? क्योंकि अगर वही धूप होके ड्राई आउट होगी भी तो प्रॉब्ली फिर सेकेंड डे पे बैटिंग करते हुए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है बैट्समैन को। एंड सो अगर आप पहले इनिशियली फ़ायदा उठा लो उस ग्रीन पिच का जिसमें बॉलर्स को सपोर्ट मिलने वाला है एंड ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा जल्दी एक कम टोटल पे आउट कर दो, तो फिर आप एक कमांडिंग पोजीशन पे हो सकते हो बाय द टाइम द सेकंड डे और द थर्ड डे। मतलब तुम ये कह रहे हो कि हम लोग फिर पहले दिन पे ऑल आउट कर देंगे ऑस्ट्रेलिया को? हाँ मतलब कर सकते हैं। वही ना अजम्पशन है ना ये। हाँ या यूजुअली ऐसी जगहों पे पहले बैटिंग करी जाती है। अच्छा ओके। बट मुझे भी लग रहा है कि एक छोटी सी टेम्पटेशन होगी कि चेस करो पहले। चेस तो अब यहाँ पे टेस्ट में क्या ही होता है, बॉलिंग करो पहले। फर्स्टली हम लोग जब पहले बैटिंग कर रहे होते हैं फर्स्ट इनिंग्स में, तो कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं इस सीरीज में। हाँ अपेरेंटली हमें थोड़ा सा फेर बदल भी देखने को मिलेगा बैटिंग ऑर्डर में। तो वन सेकेंड स्टेबिलिटी अभी है नहीं एग्जैक्टली, तो माइट एज वेल ट्राई टू बोल फर्स्ट। ऑल्दो मैं अभी भी ये कहूँगा कि बहुत बड़ा चैलेंज होगा फिर, और अगर आपने बॉलिंग पहले ली है ना यहाँ पे, तो फिर वो ओनस आपके ऊपर है कि आप उसको सही प्रूव करके दिखाओ। ये नहीं कि बॉलिंग पहले ले ली। जैसे तुम्हें याद है पिछले टेस्ट मैच में जो पहला दिन हुआ था जब बारिश हो गई थी, पर 10-12 ओवर में ज्यादा विकेट नहीं गिरे थे, तो लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए थे कि बुमराह ने विकेट नहीं लिया 12 ओवर के अंदर। हाँ, पर वो है भी चीज ना वो, क्योंकि नहीं गिरता विकेट इनिशियली तो ऑस्ट्रेलिया टिक जाती है। फिर दिख गया था ना बाद में कैसे खेला उन्होंने। तो वो चीज फिर वो रूम फॉर एरर है ही नहीं। फिर आपको लेना पड़ेगा पहले 10 ओवर में लो 1-2 विकेट स्टार्टिंग में। अगर वो नहीं आ रहा तो फिर आप रिग्रेट करोगे कि हमने टॉस में फिर बॉलिंग क्यों ली है। बहुत थिन मार्जिन है। आई थिंक इट्स अ गुड टॉस टू लूज ऑल्सो, बट शायद कहीं ना कहीं आप बॉलिंग को करना अटेम्प्ट होगे। टेकिंग बॉलिंग फर्स्ट वुड बी एन अग्रेसिव ऑप्शन। अगर आपने वो ले लिया देन यू हैव टू बैक योरसेल्फ कि आप उन्हें आउट करके दिखाओ। अग्रेसिव और डिफेंसिव तो इसमें कैसे जज कर सकते हैं क्या है? मतलब बैटिंग में तो पहले दिन तो भाई दे वुड हैव टू सर्वाइव, क्योंकि आपको पता है आपकी बैटिंग पहले अच्छी नहीं हो रही है। अपने आप उसके हिसाब से देखो तो प्रॉब्ली आप कह सकते हो डिफेंसिव हो, बट अगर आप टेस्ट मैच में ऐसे देखा जाता है उन्हें कि भाई आप बॉल ही नहीं रहे हो, यू हैव टू टेक आउट विकेट्स, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ उस पर्सपेक्टिव से तो प्रॉब्ली एक अग्रेसिव अप्रोच भी लोग कह सकते हैं। अगर वो लोग ऐसा करते हैं भाई, आई होप एक प्लान के साथ आए वो लोग। ऐसा ना हो कि भाई हम लोग बस रन पड़े जा रहे हैं, एंड में आते आते पीछे बैठा दिए सारे प्लेयर्स, माहौल कुछ बन नहीं रहा, आवाज़ें आ नहीं रही और बस चल रहा है। अपेरेंटली ये वन ऑफ द मोस्ट अटेंडेड मैचेस एवर होने वाला है एट एमसीजी। सोल्ड आउट तो है ही। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि इंडियन क्राउड ज़्यादा है। हाँ, कुछ मतलब जैसे मैच स्टेडियम के बाहर भी काफ़ी क्राउड इकट्ठा हो जाती है, तो कुछ ऐसा है कि वो लोग 2.5 लाख की क्राउड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा की क्राउड 2.5 लाख क्या पर डे मुझे नहीं पता, पर क्राउड कैपेसिटी तो सब 90,000 समथिंग है। हाँ नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि स्टेडियम के बाहर भी काफ़ी लोग होते हैं, तो इन जनरल ओवरऑल सब मिला के 1.5 लाख लोग बाहर होंगे स्टेडियम के। भाई मुझे नहीं पता क्या है, वो रिपोर्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। एंड कुछ ऐसा है कि इससे ज़्यादा की कैपेसिटी सिर्फ एक ही बार हुई थी, वो एशेज हो रहा था जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ साल पहले, तब उसमें हुआ था। हाँ वही तो कह रहा हूँ, एक्सपेक्ट वो लोग इतना कर रहे हैं, देखते कि एग्जैक्टली में कितना होता है, बट माहौल तगड़ा होने वाला है। एंड आई थिंक काफ़ी पावर पैड हमें देखने को मिल सकता है। आई होप भाई कि अगर आप बॉलिंग ले रहे हो तो एक प्लान के साथ आप आते हो। नेक्स्ट अप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है बिफोर वी एक्चुअली मूव ऑन टू द प्लेइंग 11। इंडिया 12 साल से यहाँ पे हारा नहीं है। हाँ या तो हिस्टोरिकली तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। ऑल्दो वंस अगेन इसमें बहुत बड़ा रीज़न है कि एमसीजी के पिच का नेचर क्या है। अब वो थोड़ा सा बदलने लग गया है, तो शायद ये रिकॉर्ड नेगेटिवली टूट भी सकता है। ओके, हमें अच्छा लगे ना लगे, बट ये अनबीटन रिकॉर्ड जो है, सर्टनली अगर आप हिस्ट्री को पलट के देखोगे तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट तो आएगा ही। बहुत टाइम से हम यहाँ पे हारे नहीं है। अगर हम लोग प्लेइंग 11 की बातें करें, तुम्हारे नज़रों में क्या होनी चाहिए प्लेइंग 11? मैं पहले तो ये कह रहा था कि अगर हम लोग इस बात करें कि हमें चेंज को क्या हो सकता है इसके अंदर, ऑर्डर नहीं, जो बेसिकली प्लेयर्स अदल बदल क्या हो सकता है, ऑर्डर की बात करते हैं इसके बाद। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर पेसर्स को सपोर्ट मिलने वाला है तो फिर तो एक चांस बनेगा कि आप नीतीश कुमार रेड्डी की जगह हर्षित राणा खिला सकते हो। पहली बात तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि हिस्टोरिकली जैसा देखने को हमें मिला है कि 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स खेलेंगे, तो वो तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। 4 पेसर ही होंगे। अब उसमें से एक ऑलराउंडर हो सकता है और एक या तो फिर एक प्रॉपर पेसर भी हो सकता है। हाँ,
तो आई थिंक दो स्पिनर्स को खिलाना तो आउट ऑफ इक्वेशन होने वाला है। मतलब मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ अगर दो स्पिनर्स खेलते हैं तो। बुमराह डेफिनेटली खेलने वाले हैं, जडेजा डेफिनेटली खेलने वाले हैं। तो एक स्पिनर आपका पक्का हो चुका है, वॉशिंगटन सुंदर, तनुष कोटियान नहीं खेलेंगे। बुमराह के साथ अब और कौन खेलेगा, 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्योंकि शम्मी आउट हो चुके हैं तो सिराज को भी खेलना पड़ेगा। ऑल्दो थोड़ा सा निगल था उनको लास्ट मैच में देखने को मिला था, होपफुली अभी फिट हो गए होंगे, बट शायद उन्हें पुश करना पड़े थोड़ा सा अभी। जो 2 पोजीशंस बचे, आकाशदीप हैज टू प्ले, ठीक है। अब आपके पास चॉइस क्या है, या तो आप नीतीश रेड्डी खिला लो एज द 4th पेसर, या फिर एक प्रॉपर पेसर खिलाओ। अश्विन जडेजा को साथ में खिलाने का बोनस क्या होता था कि ऑन पेपर आपकी बैटिंग नंबर 8 तक खिंच भी गई है और 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस हैं भी ऑन पेपर। नीतीश रेड्डी के साथ वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। और मैं काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ कमेंट्स पे, ऑनलाइन कई सारे मैंने सोशल मीडिया पे ट्वीट्स भी देखे कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश रेड्डी को बाहर मत निकालना क्योंकि उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी करी है। एंड आई अग्री कि ये सही बात है, बट कभी कभी वही है ना, टीम बैलेंस वैसा बनता है कि क्या हमें एक बहुत ही अच्छे बैटर को एट नंबर 8 उसकी ज़रूरत है, नहीं है। एक बहुत ही अच्छे बैटर अगर आप हो तो आप नंबर 5, नंबर 4, नंबर 6 पे बैटिंग कर लो। वहाँ पे भी इंडियन टीम बैटिंग कराएगी नहीं। तो प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो एक ही बंदा यहाँ पे बाहर हो सकता है, विच इज़ नीतीश कुमार रेड्डी। तो अगर वो, अब मेरे ख्याल से वो करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से एक चौथा पेसर अंदर आना चाहिए। अब वो कौन होगा वो अब सोचना, मतलब कौन, ऑप्शन क्या, हर्षित राणा और कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा है, यश दयाल आप कह सकते हो। आई थिंक सो मे बी शायद हर्षित राणा के साथ जाएं क्योंकि इन्हें बैटिंग एकदम ही कम भी नहीं करनी। वही मैं क्या मतलब कि फिर हर्षित राणा इज अ फ्लेक्सिबल ऑप्शन। ऑल्दो वो टेस्ट मैचेस में कितने अच्छी बैटिंग कर सकते हैं वो भी क्वेश्चनेबल है अभी तो। हाँ है, मतलब बट अभी उनने जैसे रणजी में तो उनने ठीक परफॉर्म करके दिखाया था 1-2 मैच में। भाई मैं कह रहा हूँ ना, रणजी और डेफिनेटली वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत फर्क है, बट एटलीस्ट ही हैज शोन दैट साइड ऑफ हिज कि वो बैटिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। पोटेंशियल है। प्रॉब्ली हर्षित राणा होने चाहिए। जितने भी लोग नीतीश कुमार रेड्डी कह रहे हैं उनका भी मैं केस बनाऊंगा, जो हम लोग वो बात करेंगे कौन किस पोजीशन में खेल सकता है। बट आई थिंक एज फार एज अ चेंज इज कंसर्न, आई थिंक यही चेंज हो सकता है। प्लस इसका एक फायदा ये है, हम लोग देख रहे हैं बुमराह को अकेले इतनी बॉलिंग करनी पड़ रही है, प्लस 40 डिग्री होने वाला है, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट होंगे प्लेयर्स। ही वुड नीड सपोर्ट, कुछ ना कुछ करके, चाहे सिराज दे, चाहे आकाशदीप दे, चाहे अल्टीमेटली आगे हर्षित राणा ही दे, पर उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो कंडीशन ऐसी बनने वाली है कि आपको जरूरत पड़ेगी 4 पेसर्स की। जब पहले 2 बॉलर्स ने बॉल डाल ली, फिर जब दोनों बॉलर्स चेंज होंगे, जब 1 चेंज बॉलर्स आएंगे तो वो दोनों एंड से पेसर्स ही हैं। ये नहीं कि फिर आपको जो है फर्स्ट बॉलर्स, पेयर ऑफ बॉलर्स में से एक बॉलर को एक्सटेंड कराना पड़ रहा है और उन 3 में रोटेशन चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि 5वां टेस्ट मैच भी खेलना है भाई, सीरीज जीतनी है अभी। तो आई थिंक ये मोर और लेस इनएविटेबल ही है। आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर 2 स्पिनर्स खेलते हैं तो। आई थिंक 4 पेसर खेलने वाले एंड नीतीश कुमार रेड्डी शायद बाहर बैठेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी टीम में कैसे हो सकते थे? पंत तो कीपर है तो वो तो खेलेंगे। रोहित शर्मा ओपनर तो है कि नहीं, बात करते हैं। कैप्टन है तो वो खेलेंगे। यशस्वी जैसा ओपनर है तो वो खेलेंगे। केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग करी, वो खेलेंगे। कोहली खेलेगा। तो बेसिकली ये 5 बैटर्स तो आपके कंफर्म हो ही गए हैं। बच्चा सिर्फ एक है, शुभमन गिल। तो आप ये कह रहे हो बेसिकली कि शुभमन गिल को हटा के या तो वो नंबर 3 पे या तो नंबर 5-6 पे नीचे बैटिंग करने आ जाए। ठीक है, समझ में आता है। आई एम नॉट डिसमिसिंग इट राइट नाउ, बट क्या ऐसा होगा? प्रैक्टिकली नहीं होगा ऐसा। अब हम लोग यहाँ से इसीलिए बैटिंग की बातें करते हैं। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो आज सुबह ही रूमर्स आए हैं क्रिसमस के दिन पर ही, कि अपेरेंटली रोहित शर्मा ओपनिंग करने वाले हैं और केएल राहुल अब नंबर 6 पे नहीं खेलेंगे, वो नंबर 3 पे आने वाले हैं। कोहली नंबर 4 पे ही होंगे, ऋषभ पंत नंबर 5 पे होंगे। तो गिल का क्या होगा ये पता नहीं है अभी। एंड सो शायद नंबर 6 पे हम लोग को नीतीश रेड्डी खेलते हुए दिख सकते हैं, व्हिच मींस गिल को ड्रॉप करा जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सही में रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे? क्योंकि अगर रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे तभी ये गिल और रेड्डी वाला डिबेट होगा। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा मूव है टीम के लिए इस वक्त। अगर रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, केएल राहुल नंबर 3 पे आते हैं तो परफेक्ट मूव है ये।
या दोनों प्लेयर्स को आप मैक्सिमाइज कर रहे हो उनका आउटपुट। मेरा थोड़ा अजीब इस पे वो था टेक था, मुझे स्टार्टिंग में लगा कि भाई एक बंदा चल रहा है बैटिंग में, आप उसको क्यों चेंज करना चाह रहे हो। ऑल्दो आई नो कि मतलब ओपनर्स आके वन डाउन पे आना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, फर्क लगने नहीं देगा, महसूस होने नहीं देगा। मैं वही कह रहा था। तो मैं कल पापा से डिस्कस कर रहा था और पापा ने मुझसे ऐसा बोला कि इस टाइम पर रोहित शर्मा के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। अगर अब 2 मैच में नहीं चलता तो इट इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर हिम, फिर आपको नहीं लिया जाएगा। ऐसा मत सोचना कि कैप्टेंसी हटा ली जाएगी तो आप एज अ प्लेयर रहोगे टीम के अंदर। तो इस टाइम पे एक रोहित शर्मा जैसे प्लेयर के साथ, जिसके साथ हम लोग 2-3 साल से ये इंटेंट वाली चीज़ एसोसिएट कर रहे हैं, he needs to show some character, he needs to show some confidence in his ability, and उससे ये टेक लेना, इससे उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मैं ऊपर से आके नई बॉल खेलूंगा। क्योंकि अगर अभी नहीं करा तो फिर बाद में जाके ऐसा ना हो कि आप बाद में जाके रिग्रेट करो कि अगर मैंने लास्ट 2 मैचेस में वो कर लिया होता तो शायद मैं अभी तक खेल रहा होता ये। तो इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर हिम कि अब लास्ट 2 मैचेस में आके, जहाँ पे पिच भी आपको थोड़ा सपोर्ट करने वाली है, यहाँ पे आके आप सपोर्ट आपको मिलेगा ऑलरेडी, एंड यहाँ पे आके आप टीम के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस देख के जाओ, जिससे आपकी थोड़ी जो भी रूमर्स चल रहे हैं, जो भी एकदम केओस चल रही है आपके करियर के अराउंड, वो थोड़ी शांत हो जाए। तो आई हैव बिकम मोर ओपन टू दिस नाउ। नहीं, प्लस नंबर 3 में बैटिंग करना बेटर ही है केएल राहुल के लिए। एनीवे ओपनिंग से बेटर ही है। देखो, ओपनिंग तो एक बहुत ही स्पेशलाइज स्किल सेट है जो कि केएल राहुल थैंकफुली, मतलब वो उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो नीचे बैटिंग भी करते हैं, ऊपर भी करते हैं। हाँ, बट नीचे की बैटिंग उनको मोर और लेस बनवाई गई है नंबर 6 पे, ओवर द इयर्स वहाँ पे रगड़ के। नंबर 3 पे अगर वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, अगर विकेट जल्दी गिरता है तो इट्स द सेम सिचुएशन। अगर जल्दी नहीं गिरता विकेट होपफुली, तो बॉल पुरानी हो चुकी होगी, वो एक ईजी पीरियड पाएंगे बैटिंग करने के लिए। जो कि आप कहोगे कि भाई बॉल पुरानी तो नंबर 6 पर भी होती है, बट देन यू आर क्लोजर टू द सेकंड न्यू बॉल एंड नीचे टेल होती है, तो कंडीशंस बहुत चेंज हो जाते हैं। तो द केएल राहुल इज प्रिपेयर्ड फॉर नंबर 3, बहुत ही अच्छा है। एंड रोहित शर्मा के लिए भी अच्छा ही है कि वो ओपनिंग करें। प्लस वो टिपिकल द वॉल वाली रिप्लेसमेंट, राहुल द्रविड़ के इतने ज़्यादा अच्छे वो डिसाइपल रहे हैं, तो एक काफ़ी अच्छा उनका फिट बैठेगा भी वहाँ पे। वी नो ही कैन प्ले देयर। प्लस रोहित शर्मा का भाई आई जेन्युइनली होप कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि वो चलेगा तो गेम बदल देगा। हाँ, एक्चुअली में वो चीज़ बदल सकता है, वो हमेशा रहता है। राइट। बट इसमें फिर गिल कहाँ है भाई? हाँ, अगर हम गिल की एग्जैक्टली बात करें, अगर 1 डाउन पे नहीं खेल रहा तो दैट मीन्स वो 6 पे आएगा। नहीं बनता सेंस फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अब जबरदस्ती में जस्ट डोंट ट्राई टू पुश कि हम गिल को तब भी खिला लें। 6 पे रेड्डी खेल रहा है, और अभी तक ना काफ़ी लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि नहीं वो 40 रन तो मार रहा है, बट 50 बॉल में अगर आप 40 रन मार रहे हो, क्या टेस्ट मैचेस में आपको इस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए। उसने बाद में आके ये चीज़ दिखा दी, वो बहुत लंबी बॉल्स खेल के कम रन मार सकते हैं। हाँ, राइट। बट कहाँ रन मारे उसमें? नहीं, रन आए ना है वो मैं वही कह रहा हूँ, इट इज़ अ सेकेंडरी थिंग। अगर आप एटलीस्ट आपने वो चीज़ दिखा दो दी कि आप मैं लंबी बॉल्स भी खेल सकता हूँ। आई समवॉट गेट द क्रिटिसिज्म। हाँ, आई नो, मतलब अगर आप एक टेस्ट की एक आइडियल द वे इट इज प्लेड उसके हिसाब से देखोगे तो फिर आपको अजीब लगेगा। एक्चुअली लोगों के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है कि फर्स्टली मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि सोशल मीडिया पे ओपिनियन शेयर करते हैं वो बहुत ही यंग एज के हैं। हाँ, तो उन्होंने वो टेस्ट की बैटिंग बल्कि नहीं देखी है। तो अगर आप नीतीश रेड्डी को उनके टेस्ट मैचेस उनकी बैटिंग पे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, अभी टू बी ऑनेस्ट जो उन्होंने इनिंग्स खेली है उसमें टेस्ट का कोई ऐसा टेस्ट क्रिकेट वाला टेस्ट हुआ नहीं है। तो पॉइंट अब ऑल्दो मुझसे पूछोगे तो मैं भी नीतीश रेड्डी को ही प्रेफर करूंगा, क्योंकि जो दूसरा बंदा है गिल, वो तो और ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप क्या चाहोगे कि 20 बॉल खेल के एक आदमी 1 रन बनाए या फिर 20 में 30 ही मार दे, भले T20 की तरह खेले। ऑफ कोर्स आप 30 वाले को ही प्रेफर करोगे। तो मैं तो नीतीश रेड्डी को ही प्रेफर कर रहा हूँ, बट आई गेट वाइब सम पीपल वुड बी सेइंग कि यार ठीक है, सब समझ में आ रहा है, बट वहाँ पे वो रिवर्स स्वीप के 2-3 छक्के मारने अलग बात होती है, और 150 बॉल पे जो है 50 रन मारना अलग बात होती है। प्लस वो भी देखने को नहीं मिला है। हाँ, देखने को मिल जाएगा, आई एम वेरी श्योर। बट नीतीश रेड्डी के साथ ये भी केस है कि बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक करा गया उनको। हाँ, कोई डोमेस्टिक लेवल में बहुत बड़ा डेटाबेस है नहीं इस चीज़ का। पोटेंशियल डेफिनेटली है, बट अभी देखना बाकी है। मतलब सबको लगा था कि T20s में ही उनका भी रखा जाएगा, उनको किसी ने सोचा नहीं था कि BGT में आके वो मेन स्टे बन जाएंगे टीम के अंदर एकदम से। बट उसके बाद भी मैं वही कहूँगा कि अगर आप उनको एक कंपैरेटिव वे में देखो बाकी सारे प्लेयर्स के साथ, तो ही हैज़ डन वेरी वेल एक्चुअली में, क्योंकि बाकी लोग तो खेल नहीं पा रहे बिल्कुल भी।
उसके बाद वो 40 रन बना दे रहे हैं चाहे कितनी भी बॉल्स खेले। आई थिंक नंबर 6 पे आते हुए जो बंदा अभी तक खेल रहा है वहाँ पे अच्छी तरीके से, नंबर 6 भी मतलब क्या भाई, क्या पता नंबर 8 पे खेल रहे हैं। हाँ भाई, अभी तो और नहीं चाह रहे, जडेजा वगैरह सब ऊपर आएंगे तो उससे। उनके डिफेंस में वो वाली बात भी है कि अभी नंबर 8 पे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। या बट पॉइंट वही है ना, जब अश्विन जडेजा खेलते हैं उस नंबर पे तो वो लंबी बैटिंग करना जानते हैं। प्लस आई थिंक इधर में मतलब गिल का तो सेंस ही नहीं बनता ना, जो बंदा ऊपर रन नहीं मार पा रहा, अब आप कह दो नहीं आप 4 पोजीशन और नीचे आ जाओ फिर वहां पे रन मार दो। कहाँ खेल मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग फिर सीन से। आई थिंक इस सीन से तो मतलब इस सीरीज के लिए प्रॉब्ली आप कह सकते हो। अगर आप मिड सीरीज में गिल को निकाल लो तो इट शोज वेरी पोरली ऑन द गाय। यार कभी ना कभी तो आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा ना। तो इतने बड़ा डिसीजन सीरीज के बीच में तो नहीं लिया जाता कभी भी। तो आप सीरीज पे कंटिन्यू करोगे गिल के साथ, करना चाहिए, कायदे से तो करना ही चाहिए। आई गेट बोथ साइड्स ऑफ इट, बट मुझे लगता है कि अब डू और डाई सिचुएशन क्योंकि मेरे ओपिनियन में भी केएल राहुल एट नंबर 3 एंड रोहित शर्मा ओपनिंग विल मेक द टीम बेटर। बट बात वही है कि आप शुभमन गिल को फिर किस बेसिस पे आप दोबारा लाओगे टीम में। अगर केएल राहुल चल गए नंबर 3 पर और रोहित शर्मा का एक दोबारा से रिवाइवल हो गया तो फिर गिल कहाँ स्टैंड करेंगे। आइडियली तो वैसे गिल जो है नंबर 4 के प्लेयर बनेंगे आगे जाकर जब विराट कोहली रिटायर होंगे। तो क्या विराट कोहली को आप अभी रिटायर करवा दोगे फिर उस चक्कर में? वो भी तो नहीं होगा ना। तो अब पंत को आप नंबर 5 से क्यों ही शेकअप करोगे? वैसे भी पंत एक विकेट कीपर है तो वो तो कंटेंशन में है ही नहीं गिल के साथ। तो वेयर आर यू लीविंग शुभमन गिल आफ्टर दिस? मतलब मैं समझ रहा हूँ कि रन नहीं आए एंड 40 ऊपर का भी स्कोर नहीं आया बहुत टाइम से, बट अगर आपने इतना इन्वेस्ट करा है कि आप उनको नेक्स्ट बिग थिंग बना रहे हो तो आप ऐसे छोड़ के थोड़ी चले जाओगे बीच में। मतलब एक लॉन्ग टर्म अप्रोच से शायद ये डिसीजन ना हो, शायद इसके बाद डिपेंडिंग ऑन हिज परफॉर्मेंसेज उसको वापस लॉट इन हो ही जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली वो अंदर। जैसे अभी रोहित शर्मा ने आती अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी जो कि हम इतने साल से रखते आ रहे थे, बट बिकॉज ऑफ द सीरीज एंड बिकॉज कितने स्टेक्स थे इस टाइम पे। अगर रोहित शर्मा अब वापस ओपनिंग करने जा रहे हैं ना तो ही इज प्रूविंग कि उनका वो डिसीजन फालतू में लिया गया था। हाँ आते ही या वो जो कि हम मुझे भी समझ में नहीं आता क्यों एक मैच के बेसिस पे करा जा रहा है। अगर इतना ही था तो पहले ही ये कर लेते। या आप 3 मैचेस के लिए वेट करके फिर आप कह रहे हो कि गिल की परफॉर्मेंस से आई तो अब नाउ वी कैन यूज हिम एज द गाय जिसको आप निकाल दो एंड मैं खुद ओपनिंग पे आ जाऊंगा एंड केएल राहुल नंबर 3 पे आ जाएंगे। मतलब प्लस हर मैच में शफलिंग हो रही है। प्लस गिल का तो बहुत ही वेट हो जाएगा क्योंकि अभी तक मतलब फ्यूचर है अब एकदम से आप निकाल दोगे क्या उसे बीजी टीम आते हुए लास्ट 2 टेस्ट मैचेस में। ऑल्दो वन सेकंड मैं कोई डिफेंड नहीं करना चाहता यहाँ पे गिल को क्योंकि वो परफॉर्मेंस का इशू तो रहा ही है। मेरा पॉइंट ये कि आप ऐसे चेंजेस नहीं करते हो जब अब पता है लोग का क्या होता है ना, लोग फिर बोलेंगे कि नहीं भाई रन तो नहीं आया ना तो निकाल दो बाहर, बट ऐसे चलती नहीं। हाँ, या। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आपको अगर आपको लग रहा है अगर आप कमेंट कर दोगे कि गिल के पिछले 12 इनिंग में सेना के बाहर सेना में रन नहीं आए तो वो आप सिर्फ वो स्टैट दिखा के आप इतना बड़ा चेंज नहीं ले आओगे टीम मैनेजमेंट की थॉट प्रोसेस में। तो टीम मैनेजमेंट सोचती है कुछ सोच समझ कर ही सोचती है। व्हाट डू यू थिंक होने क्या वाला है? मैं आई एक्चुअली ओपन टू दिस। गिल बाहर क्योंकि शॉर्ट टर्म फिक्स तो है ना ये। आई थिंक गिल बाहर हो रहा है। हो रहा है आई थिंक मेरे हिसाब से तो हो रहा है, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आप उन्हें नंबर 6 नंबर 7 पे आके गिल को नहीं आप खेल लो यार कोई नहीं कर लो बैटिंग। तो कोहली फिर कोहली तो नहीं हट रहा ना। कोहली के रन नहीं आ रहे। कोहली की सेंचुरी, कोहली को क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग? कोहली की सेंचुरी आ गई ना अब। गिल से तो ज्यादा ही बेटर चल रहा है। पंत को 6 पे बैटिंग कराए, कोहली नंबर 5 पे बैटिंग करे। नहीं तो फिर और रेड्डी बाहर हो। हाँ भाई रेड्डी और अभी इस टाइम पे कंटेंशन में क्या है, रेड्डी और गिल है। तो अब इस टाइम में बेटर कौन परफॉर्म कर रहा है? बाय फार रेड्डी। अगर इतना ही रिएक्शन हो रहा है आदमी के 2 टेस्ट मैचेस की बैटिंग पे परफॉर्म करके ले रहे हो तो कोहली को और रोहित शर्मा को 2 के पे नहीं ले रहे ना, पर गिल का तो बहुत टाइम से गंदा फॉर्म चल रहा है सेना के बाहर। भाई गिल इस साल हमारे कंट्री का 2nd या 3rd नंबर पे है और सेना में गाबा के बाद कितने रन आए उसके? नहीं वो मैं बट वही ना यू सी द पोटेंशियल थ्रू आउट द ईयर एंड उसके बेसिस पे फिर आप साल के एंड पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको बैक करते हो। तभी अभी तक हो भी रहा था बैक। आई थिंक ऐसे नहीं होता कि मिड सीजन में आप ड्रॉप जो भी आप डिसीजन लोगे भाई, आई थिंक इंडिया बहुत डेस्परेट सिचुएशन में है भाई अभी। हाँ तो फिर लेट्स एक्सेप्ट दिस ना कि ये क्विक फिक्स आप। हाँ आई डोंट थिंक कि मतलब अगर दिस इज पुअर प्लानिंग देन। हाँ मतलब आई एम नॉट सेइंग कि अगर शुभमन गिल अभी बाहर हो जाएगा तो मतलब अब टेस्ट से निकल ही गया वो। क्योंकि रेड्डी को अगर आप अभी बाहर कर दोगे तो वो है कि हाँ अभी उनको टेस्ट करा था और हमने देख लिया क्या कर सकते हैं। इधर में 2-3 मैच ही खेलने वाले जैसे कि हर्षित राणा के साथ। या बट गिल को अगर आप 2 साल से खिलाए जा रहे हो और जब वो परफॉर्म नहीं करते तब भी खिलाए जा रहे थे, तो अब जब वो टाइम आ रहा है उनकी मेच्योरेशन का एज द नेक्स्ट बिग थिंग तब हटा दे रहे हो।
तो वो भी समझ में नहीं आ रहा। एंड हर टेस्ट मैच में ये बैटिंग में शफलिंग क्यों हो रही है भाई? हाँ, आई थिंक भाई ये थोड़ा एक डेस्परेट सिचुएशन में इंडिया, एंड कुछ ना कुछ करके मतलब अगले 2 मैचेस निकल जाएं, अगले 15 दिन निकल तो जाएं। ये सब हो भी इसलिए रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड वाली सीरीज में 3 हाँ, वो तो है ही। अगर WTC भी तक कंफर्म हो चुका होता तो ये सब नहीं होता दिख रहा होता। तो गेल आपको सारे मैचेस खेलते दिख भी रहे होते। कोई बड़ी बात नहीं कि अभी भी खेलें, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए नंबर 6 पे सेंस नहीं बनाते गेल भाई। अगर नंबर 6 पे खिला रहे हो फिर आप थोड़ा फोर्स कर रहे हो जबरदस्ती का। उससे बेटर है कि पंत को नंबर 6 पे, मतलब सबको एक नंबर नीचे हाँ, पुश कर एक्चुअली में कोहली से कह दो फिर 5 पे आ जाए भाई। एंड इनफैक्ट KL राहुल अगर 4 पर खेलेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, वो तो बेस्ट पोजीशन है। हाँ, मतलब कह सकते हैं टीम का बेस्ट बैटर नंबर 4 भी खेलता है, तो है वो बेस्ट बैटर अभी क्या? ठीक है, मतलब कोहली को हम 4 से भी हटा देंगे आप। नहीं, वो तो कह रहा हूँ 5 पे अगर खेले तो। हाँ, या तो आप चाहो तो गिल को 4 की जगह मेंटेन है एट नंबर 3, आपकी मर्जी है। बट अगर नंबर 6 पर ही करना है तो फिर तो मैं नीतीश रेड्डी के साथ ही जा रहा हूँ। टॉकिंग अबाउट कोहली, उसकी तो अब वो वीडियो भी आ गई प्रॉपर उसकी टेस्ट में करते हुए। उसने हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा से बोला ये चीज़, सुनाई दे रही है उसमें कि यहाँ पे बॉल डालो बाहर, और उसके बाद वो लीव कर रहा है डॉट बॉल। क्या फायदा? मतलब भाई, मतलब वैसे आउट होना है तो क्या फायदा? एटलीस्ट ही इज ट्राइंग, एंड होपफुली अगले टेस्ट मैच में आता था। MCG में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भाई उसका। MCG और SCG अगला जो सिडनी, यहीं पे आ रहे हैं रन जो आ रहे हैं, अगर यहाँ पे भी नहीं आए फिर मुश्किल तो फिर हो गया रिटायरमेंट भाई। होपफुल यहाँ पर आना था। KL राहुल का भी भाई, मतलब लास्ट 2 बार जब उसने बॉक्सिंग टेस्ट मैचेस खेले तो दोनों में उसने सेंचुरी मारी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 2021 और 2023 में। तो अभी लास्ट भी, हाँ, 2023 में 20 जब वो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट खेल रहे थे तब उसकी सेंचुरी वहीं आई थी सेंचुरियन में। तो होपफुली KL राहुल का भी यहाँ पे दिखता है, एटलीस्ट एक सेंचुरी हमें किसी से देखने को मिले इंडियन क्रिकेट टीम से। क्या लग रहा है? मैच प्रेडिक्शंस बता दो। आई थिंक इंडिया जीत रही है। एंड मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे कल एकदम सी ऐसा लगा जब मेरे पापा से बात हुई थी, और पापा लोग तो वही कहते हैं ना भाई कि फालतू खेल रहे हैं, फिर से हार के आएंगे लोग। पर मुझे आई डोंट नो, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जीत जाएंगे, क्योंकि एक अश्विन वाला जो ये हुआ है, आई थिंक इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर अ लॉट ऑफ आर सीनियर प्लेयर्स कि भाई अश्विन चला गया यहाँ से। एंड क्लियरली इट केम एज अ सरप्राइज टू एवरीवन। जडेजा की जो एक्चुअल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हमने कंट्रोवर्सी की बात करी, उसमें उन्होंने खुद भी बोला कि हम लोग इतने साल से खेलते आ रहे हैं, पर मुझे 5 मिनट पहले पता चला जब वो रिटायर होने वाले थे। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था सब लोगों के लिए। यशस्वी जायसवाल तो वीडियो में ये कह रहे थे, भाई मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप रिटायर हो रहे हो। तो आई होप इसका एक कायदे से तो एक नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है भाई इस चीज़ का, बट आई वुड वांट टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। आई वुड से कि होपफुली इस चीज़ की एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलता है टीम के अंदर। थोड़े ज़्यादा जाग जाते हैं लोग, प्लस गिवन द कंडीशंस हेल्प मिलने वाली है बैट्समैन को। अगर ये लोग अच्छे रन्स बना के देते हैं तो बॉलर्स के लिए भी जॉब थोड़ी ईजी हो जाएगी, विच इज़ अ मस्ट भाई, क्योंकि अभी तक आपकी बॉलिंग ही कैरी करती आ रही है आपको। एंड वही अगर SCG MCG यहाँ पर रन नहीं आए तो फिर बहुत हार्ड कॉल लेनी पड़ेगी, जो कि सारे इंडियंस को पसंद नहीं है। तो वही कह रहा हूँ भाई, रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए कि यही टाइम है रन मारने का, यही वो 2 मैचेस हैं, और काफ़ी आप लकी हो कि आपके लिए ये दोनों मैचेस सीरीज के एंड पे आ रहे हैं। आप अच्छे नोट पे फिनिश कर सकते हो सीरीज। वरना आप ऐसे सोचो, मान लो भी इन दोनों मैचेस में दोनों ने 100 मार दिए, तो वो सारे जो क्वेश्चंस है रिटायरमेंट के ऊपर वो एकदम हट जाएंगे। उल्टा कर दो, पहले 2 मैच MCG और SCG में होते हैं, उनमें 100 मारी, उसका 3 मैचेस फ्लॉप हो गए, तो नाइट क्या होता? मतलब क्लियरली में 2 ही सेंचुरी ये भी देखने को मिल रहा है ना। अभी पहले मैच में कोहली ने सेंचुरी मारी, तब सब लोग नहीं भाई अब ही इज बैक इन फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया में आके तो किंग आना ही था। उसके 2 मैचेस में नहीं बने तो नहीं ही शुड रिटायर। वही अब डिपेंड्स कि आप सीरीज को एंड कैसे करते हो। अगर आपने एंड एक अच्छे नोट पे कर दिया, अगर 2 मैच में 2 सेंचुरी आ गई, तो कोहली की 5 मैच में 3 सेंचुरी है भाई, बहुत ही अच्छा सीरीज गई उसकी। तो क्लियरली फिर वो जो पूरा नैरेटिव वो एकदम से शिफ्ट हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा आपको लेके। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग कैसे एंड करते हैं सीरीज को। लेट्स होप। मुझे ये लगता है कि मैच जीत तो डेफिनेटली सकते हैं, बट वही है कि टॉस बहुत क्रूशियल होगा, और फर्स्ट इनिंग्स या सेकंड इनिंग में जब इजी कंडीशंस होंगी तब 100 नहीं चाहिए भाई, पहली इनिंग में चाहिए दोनों से। तो आई होप दोनों करके दिखाएंगे। एंड SCG वुड बी इवन ईजियर होपफुली। MCG निकाल दें बस सीरीज जीत के। अगर हम लोग ये मैच जीत गए तो आप रियलाइज कर रहे हो फिर कि हम लोग फिर से अनबीटन होने वाले हैं। BJT रिटेन कर रहे हैं, रिटेन कर लेंगे, तो वो सालों का जो वेट है वो 1-2 साल और खिंच जाएगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। लेट्स सी क्या होता है। मूविंग ऑन टू द चैंपियंस ट्रॉफी नाउ। यहाँ पर जो फाइनली सेटलमेंट होना था, एक बहुत ही अनस्पोकन जो एक अग्रीमेंट थी, सबको पता था कि पाकिस्तान में नहीं होने वाला है पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी। एक मोमेंट पे तो ये भी बातें थी कि
पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी ही हटा दिया जाएगा हाँ एंड साउथ अफ्रीका में करा दिया जाएगा। या अल्टीमेटली जो डील निकल के आई है, काफ़ी सारे पाकिस्तानी फैंस खुश हो रहे हैं कि हमने तो इंडिया को दिखा दिया कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और हमने और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस बात का फ्लेक्स कर रहे हैं वो लोग। बट एज इंडियंस, अगर हम लोग, इंडिया ने भी जो अग्रीमेंट साइन करी है उसकी बात करें अगर हम लोग तो क्या इंडिया का भी सब फायदेमंद है, हर चीज़ में उनका फ़ायदा निकल के आ रहा है इस चीज़ में? क्या एक कंप्लीटली विन विन सिचुएशन हुई है? या वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक सेंटिमेंट ये है लोगों का कि शायद इंडिया को थोड़ा और स्ट्रिक्ट अग्रीमेंट करनी चाहिए थी। उसके पीछे की भी डुअलिटी मैंने रिसर्च करके निकाले, भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हुआ क्या, ये डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान ने अपेरेंटली ये कहा था कि अगर यहाँ पर पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी आप हमें होस्ट नहीं करने देते तो हम लोग को पहली बात तो कॉम्पनसेशन चाहिए, पैसे चाहिए फॉर दोज गेम्स जो कि यहाँ पे नहीं होंगे। अगर होते तो हमें जो प्रॉफिट मिलता वो हमें पैसे में दे दो। सेकेंडली, अगर इंडिया नहीं आएगी तो हम भी अब इंडिया नहीं जाएंगे खेलने के लिए जब भी यहाँ पे ऐसे इवेंट हुआ करेगा। थर्डली, एक ट्राई सीरीज कराई जाए जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और कोई एक और टीम हो, ताकि उससे थोड़ा हमें पैसा जनरेट हो, बेनिफिट हो जाए। ऑफ कोर्स क्यों नहीं जाएंगे वो। अब इसमें से क्या क्या अग्री करा गया, क्या क्या डिसएग्री करा गया। फाइनली जो अग्रीमेंट निकल के आ रही है, कॉम्पनसेशन कुछ नहीं मिलने वाला पाकिस्तान को, और जो ट्राई सीरीज का प्लान था वो भी नहीं होने वाला है। इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान को जितना वो पैसा कमाने वाले थे चैंपियंस ट्रॉफी से, उसका घाटा ही हो चुका है। क्योंकि अब जो इंडिया के मैचेस बाहर होने वाले उसमें वो उनको डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, और प्लस मेन रेवेन्यू जो था वो इंडिया से ही आता है। हाँ, तो अगर पाकिस्तान सोच रहे कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, तो भाई आप सबसे बड़े लूजर हो इस पूरे सिचुएशन में। फैक्चुअली बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इकोनॉमिकली आप बहुत ज़्यादा लूज आउट करने वाले हो और इसके लिए आपको कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं मिलने वाला। एक जो आपकी डिमांड थी, हाँ, अब इसके ऊपर बात करते हैं कि अब पाकिस्तान भी इंडिया में ट्रैवल नहीं करेगी। बेसिकली अगले साल वुमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है, उसके मैचेस पाकिस्तान इंडिया में नहीं खेलेगा। और जो 26 में हमारा T20 वर्ल्ड कप है, उसमें बेसिकली वो आसान क्यों है, क्योंकि वो को होस्टेड है इंडिया श्रीलंका के साथ। हाँ, तो इजी हो जाएगा। तो पाकिस्तान के मैचेस अपेरेंटली इंडिया पाकिस्तान जैसे वो कोलंबो में हो जाएगा। तो उसमें मतलब आउट ऑफ द वे जाके इंडिया को कुछ अलग होस्ट कराना पड़ नहीं रहा। जो अगले 3 साल की जो साइकिल है 2024 टू 2027, वहाँ पे जो भी आईसीसी इवेंट्स होंगे या तो पाकिस्तान में, इंडिया में, वो सारे हाइब्रिड मॉडल में होंगे इन दोनों के लिए। और एक और चीज़, ये अभी कंफर्म नहीं है बट निकल के आ रही है कि, और ये कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है, मानना मत किसी की बात भी, कि शायद आईसीसी जो है एक वुमेन्स वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान को होस्ट करने देंगे आफ्टर 2028। ओके, आज से 4 साल बाद। तो शायद उनको वो एक होस्ट करने का राइट मिल जाएगा, एक आईसीसी इवेंट। ये होता है कि नहीं हमें आगे पता चलेगा, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। बट जो मेन पॉइंट होने वाला है पूरे डिस्कशन का, कि जिस तरीके से ये अग्रीमेंट हुई है कि पाकिस्तान भी इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी, क्या ये सही हुआ है? क्योंकि क्वाइट ऑनेस्टली इंडिया में कोई सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं, कोई टेररिज्म का इशू है नहीं, तो हम क्यों फालतू में ये चीज़ फेस करें? जब आप आए थे अभी इंडिया 2023 वर्ल्ड कप के लिए, तो क्या झेल लिया भैया आपने? इतने अच्छे से आपको ट्रीट करा गया था। इनफैक्ट कुछ तो मतलब बेवकूफ़ लोग इंडिया के पाकिस्तान भी चैंट कर रहे थे वहाँ बैठ के। तो आपको जो चाहिए, आपका दिल पाकिस्तान नहीं बजा, उसके वजह से आप लोगों ने एक्सक्यूज़ दे दिया कि हम इस वजह से हार गए थे। वो आपके फेवर में नहीं हुआ, बट उसके अलावा आपने ऐसा क्या झेल लिया वहाँ पे इंडिया में आके? तो आई वुड नॉट से कि इंडिया के लिए भी एग्जैक्टली एक विन सिचुएशन हुई है, क्योंकि फ्रैंकली हम ये डिजर्व करते ही नहीं थे। अल्टीमेटली हमें एक्सेप्ट करना पड़ गया, ये भी मुझे लगा नहीं था एक्सेप्ट करना पड़ेगा, गिवन कितनी। अच्छा, ओके, मतलब मुझे वही लगता है, गिवन कितनी कमांडिंग सिचुएशन में है हम लोग, नाउ दैट आईसीसी का चेयरमैन भी अब एक इंडियन ही है। आई थॉट बहुत ईजिली चीज़ें हमारे वे में चली जाएंगी, प्लस नो बडी वुड इवन क्वेश्चन इट। बट प्रॉबली वही है कि एक आपको अग्री करना पड़ा उस चीज़ के लिए, क्योंकि एक वो हिपोक्रेट आप नहीं होना चाहते थे एक तरीके से, इसलिए आपको अग्री करना पड़ा। बट आई डोंट थिंक इंडिया के लिए ये विन सिचुएशन है एग्जैक्टली। इसके पीछे का रीज़न लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े, तो एक काफ़ी वैलिड रीज़न निकल के आया ये, इसीलिए मैं डिस्कस भी करूँगा इसको। अपेरेंटली ये है कि बीसीसीआई चाहती भी नहीं थी कि पाकिस्तान इंडिया आए। ओके, तो वो खुशी है इस बात से। क्यों नहीं चाहती थी?
क्योंकि जब भी पाकिस्तान आती है तो आपको सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स में बढ़ाना पड़ता है जितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। या हर चीज रेड अलर्ट पे होती है पूरे शहर में, जिस भी शहर में वो जा रहे होते हैं। तो पॉलिटिकली बहुत हेडेक होता है भाई उस टाइम पे। तो जैसे अभी बीसीसीआई के टाइम, अभी जब ये बीसीसीआई इनको लेके आई थी हैदराबाद में वर्ल्ड कप के दौरान, तो मोस्टली के सारे मैचेस इनिशियली हैदराबाद में ही हुए थे, ताकि वो सारा जो रेड अलर्ट है, जो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट है, वो एक जगह पे मैनेजेबल रहे। तो ये चीज़ है कि बीसीसीआई को काफ़ी सरदर्दी पालनी पड़ती है जब भी पाकिस्तान इंडिया आती है। तो वो एक्चुअली में खुश है कि वो नहीं आ रहे हैं, एंड ये थोड़ा बहुत सेंस बनाता भी है, क्योंकि अब लोग कहेंगे यार लेकिन ये क्या लॉजिक है, क्योंकि पैसे का लॉस तो होगा ही होगा। बट पॉइंट वही है कि बीसीसीआई पैसों के लिए मर थोड़ी रहा है। आप जब इतना पैसा कमा लेते हो ना एक लेवल पे आके कि आपको पैसों की जरूरत नहीं है, तब आप पीस ढूंढते हो, आप पैसे नहीं ढूंढते हो। तो बीसीसीआई भी उस लेवल पर है कि अगर वो एक इंडिया पाकिस्तान का मैच इंडिया में होस्ट नहीं भी करेगी ना, उससे वो 50-100 गुना ज्यादा पैसा वो एक आईपीएल सीजन से कमा ही लेते हैं वैसे भी। दिस डज मेक सेंस। मतलब अगर आपको लॉजिस्टिक्स और उन सब में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है तो आपका पैसा अल्टीमेटली जा भी रहा है, तो नेट प्रॉफिट ऑब्वियसली आपको होगा ही, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वाला गेम है, अच्छी खासी व्यूअरशिप आएगी। बट अगर आपको पीस चाहिए तो प्रॉब्ली आप शायद वो नहीं चाहते। द ओनली बैड थिंग फॉर अस प्रॉब्ली इज़ कि हम लोग अब पाकिस्तान तो वैसे भी नहीं जाना था भाई हमें, इंडिया में रह के हम शायद इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं देख पाएंगे आगे आने वाले टाइम पे। हाँ मतलब उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस वो हाइप वाली चीज़ ही होती है जिसको जिन लोगों ने प्रॉब्ली कभी एक्सपीरियंस नहीं करा उन्हें तो लगेगा ही ऐसा। बट अगर आपको देखना है तो यूएई जाना पड़ेगा आपको उसके लिए। मतलब मुझे तो ये जो लॉजिक मिला है काफ़ी सेंसिबल लगा। हाँ राइट। कि क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जय शाह अभी वहाँ पर आईसीसी के वो हैं चेयरमैन बन चुके हैं, एंड इंडिया बड़े आराम से कह सकता था कि सिक्योरिटी इशू आपकी कंट्री में, हमारी कंट्री में नहीं है, खेलना खेलो, नहीं खेलना मत खेलो, तो कौन ही रोक लेता। बट क्योंकि ये चीज़ एक्चुअली में अग्री करी गई है, तो डेफिनेटली इंडिया का कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो हो रहा होगा ना यहाँ पे। मैं ये बात तो पक्का मान सकता हूँ कि इंडिया कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं है किसी नेगोशिएशन में, कमांडिंग सिचुएशन में है। इंडिया जब भी चाहिए बोल सकती है कि अच्छा आप हमारी बात नहीं मान रहे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी रद्द हो जाएगी। हाँ राइट। तो इंडिया के पास अभी इतना बड़ा अपर हैंड है कि वो चाहे तो पाकिस्तान को इंडिया आना भी पड़ेगा, और नहीं आएंगे तो बाहर है सारे ऐसे इवेंट से। इंडिया उतनी पावर रखती है। अगर वो सारी पावर को साइड हटाकर इंडिया ये कह रही है कि चलो ठीक है आप भी हमारी कंट्री मत आना, तो डेफिनेटली इंडिया कुछ फायदा तो हो ही रहा है इसमें। एंड फायदा वही है हर चीज़ में। पाकिस्तान को मॉनेटरी सक्सेस की जरूरत है, इंडिया को नहीं है, अभी बीसीसीआई को नहीं है। तो बीसीसीआई मेरे ख्याल से वही सोच रही है कि ये ना ही आए तो बेटर है, टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में ज़्यादा आसानी तभी होगी। तो आई थिंक इट इज़ अ विन विन इन दैट सेंस। शायद हम फैंस ये चाहते होंगे कि क्यों करना है, हमें एक्सक्लूसिवली पूरा टूर्नामेंट होस्ट करना चाहते हैं हम लोग। बट ठीक है भाई, अगर लगता है बीसीसीआई को ऐसा इन कंट्री का भी हित है उसमें, तो क्या कुछ सोच समझ के लिया हुआ डिसीजन। फिर वन सेकेंड, ये कुछ कंफर्म नहीं है, बट अगर आप सोचो तो बहुत सेंस बनता है इस बात का। तो दिस इज द रीजन वाई परहैप्स पाकिस्तान की बात ये मान ली गई है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ये देखो, पाकिस्तान ने वैसे चीज़ अपनी ईगो पे ले ली है। अभी ये जब से न्यूज़ निकल के आया कि पाकिस्तान को इंडिया ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, वहाँ की मीडिया जो है अब सातवें आसमान पर है इस वक्त। इन लोगों ने एक और हरकत क्या शुरू करी है, आईपीएल ऑक्शन में जो प्लेयर्स अनसोल्ड गए हैं उनके लोग कांटेक्ट करना शुरू कर दिए। पीसीबी के लिए, पीएसएल के लिए। और पीएसएल को अपेरेंटली लोग होस्ट भी तभी करेंगे अप्रैल मई के टाइम पे। क्या आईपीएल के टाइम पे? भाई बेवकूफ हैं, बेवकूफ, इससे बड़े बेवकूफ ईगो पे ले लिए बात कि हम लोग ले लो भाई, ले लो। ये मतलब दिस इज एन इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ऑफ आईपीएल। अगर भाई इतनी सारी अच्छी लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, SA20, MCL, अगर ये लोग नहीं कर रहे, और MLC, अगर ये लोग नहीं कर रहे, तो अगर आप PSL सोच रहे हो कि आगे बहुत अच्छी चल जाएगी, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फिर आईपीएल के टाइम पे तो ICC इवेंट्स नहीं रखे जाते भाई। आप क्या सोच के अपनी लीग सोच रहे हो कि हम रख लेंगे? बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या ही कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट ठीक है भाई, डिलीजन में हमने जीना था, जीने दो। अगर हम लोग इसको समराइज करें पूरी आर्ग्यूमेंट को, फॉर श्योर आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान का घाटा काफ़ी ज़्यादा हुआ है इस पूरी डील से।
इंडिया को शायद डेफिनेटली मॉनेटरी लॉस तो होगा जब पाकिस्तान नहीं आएगा तो, बट इट मेक्स मोर सेंस इन टर्म्स ऑफ होस्टिंग द टूर्नामेंट मोर पीसफुली. ये आई थिंक एक ओवरऑल स्टेटमेंट रहेगा. अब जो इस अग्रीमेंट की वजह से इंडिया के मैचेस हो रहे हैं, शेड्यूल निकल के आए हैं, दुबई में होने वाला है. हाँ. क्या ये एक अच्छी न्यूज़ है? एग्जैक्टली डिबेटेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा. वाई? क्योंकि जैसे वो मीम भी था ना कि 2021 में दुबई में हो रहा है मैच. दुबई में मैच हो रहा है. मतलब टॉस पे डिपेंड करेगा. भाई बहुत ज़्यादा हो जाता है वो. एंड वैसे तो ओडीआईज है तो होपफुली इतना नहीं करेगा, बट स्टिल इट मेक्स अ डिफरेंस. तो आप सारे मैचेस दुबई में खेलने वाले हो, प्लस आपको जो है सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे भी नहीं मिलने वाला. या तो इंडिया जो सेमीफाइनल खेलेगी, पहला सेमीफाइनल खेलेगी, हाँ. उनको रिजर्व डे नहीं मिलेगा, दूसरे सेमीफाइनल को रिजर्व डे मिलने वाला है. तो फाइनल भी होगा तो अगर तो सीधा दुबई में ही होगा, और इंडिया को रिजर्व डे तब मिलेगा, बट टॉस बहुत डिपेंडेंट हो जाएगा पूरा मैच. तो वैसे तो ठीक है भाई. एक फ़ायदा ये है कि आपको पेसर्स ज़्यादा रिलाय नहीं होना पड़ेगा, जो कि वैसे अभी थोड़ा वीक पॉइंट हो रखा है हमारा, अगर शमी नहीं होंगे तो. या विच इज़ वाई आप हो सकता है कि हमने जब श्रीलंका वाली सीरीज में देखा था कि वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, अक्षर पटेल खेल रहे थे, वो सब होता हुआ दिख सकता है आपको अब. बट मतलब वही है कि आइडियली अगर एक बेटर कोई वेन्यू मिलता हम लोगों को तो ज़्यादा अच्छा रहता. मतलब दुबई में बहुत ज़्यादा अच्छी वो भी नहीं है भाई. मतलब इंडिया के एक्सपीरियंस या फिर जो यादें हैं बहुत कुछ खास नहीं है. पाकिस्तान से 10 विकेट से हम लोग हारे थे यहाँ पे. आई नो वो ओडीआई नहीं था ना, टॉस पे हो गया था ना. हाँ वही, ओडीआई नहीं था, T20 था, बट स्टिल मतलब जो भी आप हारे तो थे ही उनसे आईसीसी में इतने टाइम बाद. तो अच्छी यादें नहीं है, बट स्टिल मतलब गिवन आवर ग्रुप हम लोग क्वालिफाई तो आराम से कर ही जाएंगे आराम से, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है हमारे ग्रुप में. सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली. इनफैक्ट डिफिकल्टी शायद पाकिस्तान को ही हो यहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अभी वर्ल्ड कप में टॉप 4 टीम में आ गई थी. पाकिस्तान को अफगानिस्तान लड़ाई करनी पड़ रही थी. तो अगर बाई चांस पाकिस्तानी पहले बाहर हो जाती है तो फिर तो परफेक्ट चीज़ हो जाएगी, तगड़ी बेइज्जती होगी बहुत ज़्यादा. ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाए. इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो जाए तो फिर उन्हें उधर यूएई में आना पड़ेगा. हाँ मतलब आई हाईली डाउट कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच सकती है इस टाइम पे. ग्रुप स्टेज क्लियर नहीं कर रही भाई. डिफिकल्ट है एक्चुअली में, अगर देखा जाए तो. न्यूजीलैंड अगर है आपके साथ, इंडिया तो करेगी. अगर न्यूजीलैंड से आप लड़ाई कर रहे हो तो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ वेरी इजी मैच फॉर यू. बट ऑफ लेट जैसा उनका फॉर्म रहा है, अभी और साउथ अफ्रीका में जाके 3-0 हराया उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया को भी हराया था. तो उसके हिसाब से ओडीआई उनका कंपैरेटिवली अभी अच्छा चल रहा है भाई. हाँ अपने मैचेस घर पे खेलेंगे, अच्छा होना चाहिए कायदे से उनके लिए. बट जैसे टाइप की पिचेस होती है, न्यूजीलैंड को भी मतलब वहाँ पे जाके बैटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. दे वुड वेरी मच वांट कि हम लोग यूए में नहीं करें, अच्छा ही है. तो आई थिंक इंडिया जो क्वालिफाई कर रही है, बट पाकिस्तान का आई स्टिल थिंक मतलब देयर इज अ चांस कि शायद क्वालिफाई ना कर पाए. मुझे तो मज़ा आएगा अगर इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो जाए तो. मुझे बस गंदा ये लग रहा है कि बेचारी अफगानिस्तान फंस गई वहाँ पे. इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वैसे भी नहीं कर पाती है भाई. अगर इसमें होती तो अच्छा खासा कंपटीशन दे सकती थी न्यूजीलैंड को. वहाँ पे आपने साउथ अफ्रीका भी डाल दी, आपने ऑस्ट्रेलिया भी डाल दी, वहाँ पे इंग्लैंड भी डाल दी, फिर उनके साथ अफगानिस्तान को डाल दिया. तुम्हें लग रहा है वाला ग्रुप इजियर है? नहीं, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है. हाँ, 3 तो मतलब अच्छे तगड़े कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे जाने के लिए. इंग्लैंड आई नो गंदा परफॉर्म करा भी 2023 में, बट आई डोंट थिंक लगातार वो ऐसा ही गंदा परफॉर्म ही करते रहेंगे. कभी ना कभी तो वापस आएंगे ही आएंगे. वाली बात है वो भी. हालांकि मैकलम का पहला असाइनमेंट है वाइट बॉल में, तो लेट्स सी क्या होता है. प्लस पाकिस्तान की जैसी पिचेस है वो तो उन्हें परफेक्ट है उनके लिए. बेसबॉल तो वहाँ पे जाके आराम से रन मारो सड़कों पे. हाँ तो वो अच्छा होगा. बट आई थिंक हमारा ग्रुप इजी. आई जस्ट वांट पाकिस्तान पहली बार हो जाए. चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है. नेक्स्ट हमारा इंडियन टीम से रिलेटेड होने वाला है. बाय द वे जो पाकिस्तान से मैच होगा वो विराट कोहली का 300th ओडीआई मैच होने वाला है. तो भाई सेंचुरी आएगी. देखते हैं. हाँ भाई आए भाई. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी रिलेटेड विद श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर का ऑफ लेट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज बैटिंग बट कप्तानी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं वो. अभी उन्होंने मुंबई को रणजी जिता दी थी. सैयद मुश्ताक अली भी अभी आई थिंक वही लोग जीते हैं. एक और ट्रॉफी भी जीते हैं बीच में, आईपीएल भी जीते हैं, 4 चीज़ जीते हैं. हाँ और अभी विजयसाई ट्रॉफी में अभी उन्होंने 100 मारी है. 51 बॉल्स पे उन्होंने 100 मार दी. तो नेचुरली उसके बाद अभी जनवरी में वो लास्ट टाइम खेले थे इंडिया की तरफ से, जब वो टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड वाली. उसके बाद वो भी बीच में ही बाहर हो गए थे. एंड देन उसके बाद अभी ओडीआई खेले थे. राइट.
बट उसके बाद से इतने कम मैचेस खेलने को मिले उन्हें पूरे 2024 में, क्योंकि नेचुरली वो टेस्ट टीम में जगह नहीं बना पा रहे और वो T20 में जगह नहीं बना पा रहे थे, ओडीआई हो ही कितने रहे। तो वो श्रीलंका वाले क्या, तब उन्हें डायरेक्टली जनवरी में इंग्लैंड वाले मैचेस में मौका मिलने वाला है। तो नेचुरली एक क्वेश्चन था कि क्या आपके शॉर्ट स्टार्टर होने चाहिए श्रेयस अय्यर एक्चुअली में, क्योंकि पोटेंशियल तो उन्होंने बहुत अच्छा दिखाया था 2023 वर्ल्ड कप में। सब लोग कह रहे थे कि एक्स फैक्टर वाला प्लेयर श्रेयस अय्यर ही था, प्रॉब्ली सबसे अंडररेटेड प्लेयर। बट जिस बंदे को इतनी ज़्यादा मैच प्रैक्टिस ही ना मिली हो इंटरनेशनल लेवल पे, क्या उन्हें एक्चुअली में आप एक शॉर्ट स्टार्टर रख लोगे टीम के अंदर? एंड आई थिंक वो कंसर्न्स जो लोग कह रहे थे वो ठीक भी थे टू सम एक्सटेंट। अब इट इज़ एक्चुअली क्वाइट डिफिकल्ट कि वो आके एकदम से परफॉर्म भी कर दें वो, बट एटलीस्ट जितना वो अपने लेवल पे कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। थ्रू आउट डोमेस्टिक सर्किट जितना भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं सब में वो कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं। तो कप्तानी का चलो अच्छी कर रहे हैं, वो आईपीएल में काम आएगा, बट अभी इंडिया के लिए तो बैटिंग का ही है। हाँ ऑब्वियसली। मतलब डू यू सी हिम एज अ शॉर्ट स्टार्टर इन चैंपियंस ट्रॉफी? क्योंकि लगातार हमेशा वो क्वेश्चन बनेंगे ना कि क्या आपको एक्चुअली में रखना उन्हें नहीं रखना। भाई ऐसा है कि केएल राहुल और श्रेयस अय्यर में एक ही बंदा स्टार्ट करेगा। क्यों? ऋषभ पंत तो कर रहे हैं स्टार्ट। सच्ची में? मुझे तो लग रहा है करवाएंगे भाई स्टार्ट। भाई डज नॉट मेक सेंस। लेफ्ट हैंडर भी है ना, गंभीर को पसंद है। तो निकाला तो आपने वर्ल्ड कप 2023 का अच्छे से बिना लेफ्ट हैंडर के, इतनी आपको जरूरत तो नहीं पड़ी उसके अंदर। तुम्हें क्या लगता है उससे फर्क नहीं पड़ता ना, गंभीर क्या सोचेंगे वो देखो। और वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 4 बैटिंग भाई अगर केएल राहुल बाहर हुआ तो इट इज डिसअपॉइंटिंग, जेन्युइनली डिसअपॉइंटिंग। आई डोंट सी हाउ ऋषभ पंत रिप्लेसेस केएल राहुल इन दी ओडीआई फॉर्मेट। टेस्ट में हाँ मतलब विकेट कीपर, भाई केएल राहुल गंदी विकेट कीपिंग तो नहीं कर रहा था। इनफैक्ट 2023 वर्ल्ड कप में तो काफी अच्छी विकेट कीपिंग करी थी उसने। डीआरएस कॉल्स भी बहुत अच्छे थे, कैचेस इतने तगड़े तगड़े पकड़े थे उसने फाइनल को छोड़ के। मतलब आई डोंट सी हाउ ऋषभ पंत, और सिर्फ विकेट कीपिंग नहीं ना यार, आपको बैटिंग भी तो चाहिए। ऋषभ पंत का कितना ऐसा कुछ खास रिकॉर्ड तो नहीं है ओडीआईज में। केएल राहुल का अच्छा खासा रिकॉर्ड है एट नंबर 6, 40-50 की एवरेज रखता है वो। तो क्यों आप उसको निकालोगे आफ्टर हैविंग सच अ गुड ओडीआई वर्ल्ड कप? आई थिंक थोड़ा अजीब हो जाएगा। कौन खेलेगा फिर? भाई ऋषभ पंत बाहर, अय्यर और जो चल रहा था पूरे वर्ल्ड कप में जो आपने निकाला, आई थिंक सेम लाइनअप निकालो भाई। श्रेयस अय्यर का भी तो फॉर्म इंडिया से अच्छा नहीं चल रहा था टाइम से। खेला ही कहाँ है, 3 ही तो मैच खेला है। किस बेसिस पे हम लोग, वही तो मेन प्रॉब्लम ये कि हम जज किस बेसिस पे करें उसे। अगर निकलना भी चाहिए तो आई थिंक एट दिस पॉइंट शायद श्रेयस अय्यर को निकलना चाहिए केएल राहुल की जगह। अय्यर को निकालो, फिर आप केएल राहुल को 4 पे खिला दो। कौन निकला? मैंने कहा एक ही बंदा खेलेगा दोनों में से। हाँ जो भी खेलेगा, आई थिंक अगर खेलना चाहिए डिसाइड करना है तो आई थिंक फिर वो श्रेयस अय्यर बाहर होना चाहिए। केएल राहुल को तो खेलना ही चाहिए, फिर आप ऋषभ पंत को खिला लो। जिसमें हम लोग भी लाइनअप बनाए एक बार, तो रोहित शर्मा एंड गिल ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली नंबर 3 पे होने वाले, ये तो डन है। नंबर 5 पे अभी मान के चलो आपके ऋषभ पंत है, तो नंबर 4 का स्पॉट अभी खाली छोड़ रहा है। नंबर 6 पे जडेजा पांड्या, नंबर 6 पे पांड्या, नंबर 7 पे जडेजा, नंबर 8 पे अब अक्षर पटेल या फिर वॉशिंगटन सुंदर में से कोई होगा स्पिनर। 9, 10, 11 में एक कुलदीप यादव हो जाएंगे हमारे, एक बुमराह और एक सिराज मोस्ट लाइकली। तो 3 पेसर्स हमारे और 3 स्पिनर्स बेसिकली। बहुत अच्छी डेप्थ भी है नंबर 8 तक बैटिंग की। अब सिर्फ नंबर 4 का स्पॉट खाली बच रहा है, उसमें आप श्रेयस अय्यर या केएल राहुल खिला सकते हो। अगर आप दोनों को फिट इन करोगे ऋषभ पंत के साथ तो एक बॉलिंग ऑप्शन कॉम्प्रोमाइज होगा, वो हमें करना नहीं है। तो आप बेसिकली अभी तो केएल राहुल को ही प्रेफर करोगे ना। हाँ या तो फिर आप ये कह रहे हो कि हम लोग ऋषभ पंत को हटा रहे हैं या फिर शुभमन गिल को ओपनिंग से हटा रहे हैं कि केएल राहुल, वो तो हाँ नहीं होगा, हाँ होना भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक मेन मुझे चक्कर ये लग रहा है कि श्रेयस अय्यर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नो डाउट, बट इतना आसान होने नहीं वाला टीम। राइट, थोड़ा डिफिकल्ट तो है। होपफुली जैसे जैसे आगे चलेंगे थोड़ी क्लैरिटी मिलती जाएगी। वो इंग्लैंड वाली सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कैसा आके प्लेयर परफॉर्म करते हैं। गिवन सिर्फ 3 ही मैचेस हैं शायद ओडीआई के, उसमें आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन टेस्ट भी करने होंगे कि श्रेयस अय्यर आके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और फिर ऋषभ पंत आके कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। टेस्ट करने का तो टाइम है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ जो श्रीलंका वाली सीरीज में आसार दिख रहे थे उससे ऋषभ पंत स्टार्ट करने वाला है। ओके, केएल राहुल नहीं चले थे तभी उनको हटा के ऋषभ पंत को लाया गया था टीम में, एंड श्रेयस अय्यर तो थ्रू आउट ही नहीं चले थे। तो किस मुंह से फिर हम बोलें कि फेयर मतलब केएल राहुल ने भी तो रन मारे ही ना अभी इंडिया से, तो श्रेयस अय्यर रन मार रहे हैं बहुत अच्छे, लेकिन डोमेस्टिक में मार रहे हैं। प्लस वही जो इंटरनेशनल टच में है, आई वुड एनी डे प्रेफर कि अब वही बंदा खेले जो कि खेलता आ रहा है। ऑल्दो इन सेइंग दैट श्रेयस अय्यर जितना अच्छा स्पिन को खेलते हैं, ऑल्दो बात वही कभी कभी लगती है कि वो स्पिन को फ्लैट पिचेस पे अच्छा खेलते हैं ज़्यादा। दुबई में
काफ़ी क्रूशल प्लेयर वो प्रूव हो सकते हैं वहाँ पर, स्पेशली का अग्रेसिवली खेलना हो तो। बट क्योंकि ऋषभ पंत ऑलरेडी के अग्रेसिव प्लेयर हैं, तो क्या आप सारे ही अग्रेसिव प्लेयर्स को रखना चाहोगे टीम में? वो भी थोड़ा अनलाइकली है। मतलब मैं वही कहूँगा कि इस टाइम पे ऋषभ पंत का भी रिकॉर्ड बहुत कुछ खास तो है नहीं, तो उसको भी ही नीड्स टू परफॉर्म वेरी वेल इन दैट ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। बट ओडीआई में उनको इतना कहाँ खेलने को मिला भी है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि शॉर्ट स्टार्टर होने ही चाहिए ऋषभ पंत? माइट एज वेल गो लेफ्ट हैंडर्स चाहिए भाई बीच में। मतलब वही अब गंभीर की क्या थिंकिंग है, डिपेंड्स ऑन दैट। अगर एक स्पिन बेस्ड गेम होने वाला है तो एनीवे आपको एक लेफ्ट हैंडर तो बीच में चाहिए रहेगा अनलॉक करने के लिए, क्योंकि तुम वैसे भी गिन लो तो जो टॉप होने वाले हैं सारे राइटीज हैं, तो उसके बाद कोई तो लेफ्टी होना चाहिए ना। या तो फिर बीच में हार्दिक पांड्या वो भी राइट ही है। हाँ राइट। तो जडेजा के साथ एटलीस्ट एक तो बंदा टॉप ऑर्डर में हो, या फिर आप कह लो नंबर 8 पर ही सीधे लेफ्टी लाएंगे हम लोग। पॉइंट नहीं है ना यहाँ पे फ्लोटर वाला भी नहीं है कि आपने अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया, वरना ऊपर वाले नीचे के बैटिंग नहीं कर पाएंगे। तो मतलब जैसे वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें 6 के 6 हमारे टॉप ऑर्डर के सारे राइट हैंडेड बैट्समैन थे मेरे ख्याल से। हाँ सूर्यकुमार यादव आ गए थे राइट। तो मतलब ऑफकोर्स इंडिया में इतना फर्क पड़ा नहीं था, क्योंकि पिचेस हार्डली कोई ऐसी कोई इशू दे रही थी स्पिन में, अपार्ट फ्रॉम परहैप्स एक आना में अगर आप कहोगे तो एक टाइम पे। बट दुबई में अगर फ़र्क पड़ेगा तो स्पेशली अगर पहले बैटिंग कर रहे हो तो बाद में ड्यू आ जाएगी तो इतना फ़र्क पड़ने नहीं वाला। बट आप चाहोगे कि भाई एक तो लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन रहे, वरना फिर गंभीर करेगा कि वॉशिंगटन तुम 2 नंबर का भेजेगा। तो वो ये देखते हैं क्या होता है। अभी परहैप्स अगले 2 हफ्ते में हमें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी इस चीज़ को लेके। प्लस वो इंग्लैंड सीरीज़ इन तीनों प्लेयर्स के लिए काफ़ी क्रूशल होने वाली है, और वो 3 ओडीआई मैचेस के अंदर आपको ये दोनों कॉम्बिनेशन खिलाने के देखना पड़ेगा। प्रॉब्ली एक मैच मिलने वाला है सबको कैसे खेलते हैं, बट स्क्वाड में रिगार्डलेस 3 होने वाले हैं, तो लेट्स सी कैसे परफॉर्म करते हैं। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक जो कि पृथ्वी शॉ के ऊपर होने वाला है। शॉ के इनडिसिप्लिन की बातें अब वापस एकदम से उठ के आई हैं। अभी हमने वीडियो निकाली थी, थोड़ी और बाद निकालते तो प्रॉब्ली ये भी डाल देते उसके अंदर। एमसीए के जो ऑफिशियल है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के, उनने कहा है पृथ्वी शॉ मिस ट्रेनिंग सेशंस रेगुलरली ड्यूरिंग द सैयद मुश्ताक अली as he would enter the hotel at 6 AM after being out at night. सैयद मुश्ताक अली के ड्यूरिंग भी ट्रेनिंग सेशंस वो रेगुलरली मिस कर रहे थे। सुबह 6 बजे वो होटल में वापस आ रहे थे आफ्टर पार्टिंग ऑल नाइट। दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग कंसर्न फॉर अपना पृथ्वी शॉ। ये भी उनने बोला है एवरीवन हैज़ गिवन हिम द इनपुट, सबने उनको बता दिया आपको क्या करना चाहिए। वी कांट बेबी सिट हिम, थोड़े अब हार्श वर्ड्स यूज करे गए। नो वन इज शॉज एनिमी, ही इज हिज ओन एनिमी। काइंड ऑफ सिमिलर चीज श्रेयस अय्यर ने भी कही थी। वो आई एम नॉट श्योर वो सही है नहीं है, मतलब शायद वो चीज़ उन्होंने एक्चुअली बोली नहीं है, वो ट्विटर पे बस डाल दिए लोगों ने। मैंने ट्राई करा था उस चीज़ को चेक करने का कि एक्चुअली उन्होंने बोला है नहीं बोला, क्योंकि एक प्लेयर अगर वो चीज़ बोल रहा है तो मुझे लगा कि भाई अगर बेबी सेट जैसी चीज़ें एक प्लेयर यूज कर रहा है। श्रेयस अय्यर ने ना। अच्छा हो क्या, मैंने कोई और देखा होगा फिर। तुमने क्या देखा था? उसमें यही बोला था उन्होंने कि वी कांट बेबी सिट हिम, एंड हमने बता दिया he knows what he has to do। काइंडर वर्ड्स में बोला था कि जब पृथ्वी शॉ बैटिंग करते हैं तो उनसे टैलेंटेड कोई भी नहीं है, पर वही है कि उनको थोड़ा अपना वर्क एथिक सुधारना पड़ेगा, एंड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ऐसे करके कुछ कहा था श्रेयस अय्यर ने। मतलब भाई धीरे धीरे ये चीज़ें एक्चुअली में एक गंदी डायरेक्शन में ही जा रही है। इसका पृथ्वी शॉ ने एक स्टोरी डाली, उन्होंने कहा इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट फुली डोंट स्पीक ऑन इट, टू मैनी पीपल हैव फुल ओपिनियंस विद हाफ द फैक्ट्स। अगर आपके पास हिंदी पता है तो अगर आप नहीं समझते बात को पूरी तरीके से तो आप बोलो मत उससे शू पे। और लोगों के पास फुल ओपिनियंस भी नहीं है, हाफ फैक्ट्स के साथ वो लोग ओपिनियन दे रहे हैं, और फिर फॉर सम रीज़न उन्होंने नीचे फ्राई ये वाला फ्राई ये करके मुझे फ्राइडे को फ्राई ये कहते हैं ना लोग, वो करके उन्होंने डाला। फॉर सम रीज़न आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों डाला उन्होंने। बट अगर हर कोई ये बंदा कह रहा है, आपकी इंडियन टीम से वो रूमर्स आए थे, फिर रिकी पॉन्टिंग ने आके ये चीज़ बोली, इसलिए फिर आप अनसोल्ड गए आईपीएल में, उसके बाद भी यू आर नॉट एग्जैक्टली सीरियस क्योंकि एमसीए के ऑफिशियल ने आके ये चीज़ बोल दी है, तो क्लियरली फिर थिंग्स आर रॉन्ग विद यू यार। मतलब फिर या तो आप अपना केस अच्छे से नहीं रख पा रहे उनके सामने, या तो आप सही से ऑनेस्टली बता नहीं पा रहे फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो। बट जैसी चीज़ें निकल के आ रही है, जैसी चीज़ें लोग बोल रहे हैं, इट क्लियरली डज नॉट सीम लाइक कि पृथ्वी शॉ इज़ वेरी मच कंसर्न्ड। जैसे फ्लिप साइड क्या है, जैसे भी मिस्टर जतिन परांजपे ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो हमारे एक्स नेशनल सेलेक्टर रह चुके हैं, कि मतलब उनका बेसिकली जितना मैं रीड कर पाया, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स अगर मैं समझूँ तो काइंड ऑफ एक ऐसा सेंटिमेंट भी है कि एमसीए कुछ हेल्प भी नहीं कर रहा पृथ्वी शॉ की। ओके, ये सब चीज़ें जानबूझ के लीक करी जा रही हैं
एंड कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने कहा है कि पृथ्वी शॉ जो है वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन नहीं को छोड़ खेलेंगे। दें, ओके। किसी और टीम को देखें अगले साल से। हम्म। तो अगर हम लोग इस पॉइंट को भी डिस्कस करें कि क्योंकि ये सब चीज़ें चाहे तो मुंबई ना डिस्क्लोज करे, ज़रूरी नहीं कि करना ही डिस्क्लोज है कि 6 बजे तक पार्टी कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हो कि निकालना इस पर एजेंडा चल रहा हो। मतलब एक तरीका ये देखने का कि एजेंडा चल रहा हो, एक तरीका ये भी है देखने का कि मे बी दे आर जस्ट जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटेड कि मैं भाई तो वही मानता हूँ। हाँ, कि मतलब इतने टाइम से चीज़ें चलती आ रही हैं और आपको कितना टाइम तक कोई एक इनपुट दे सकता है, कितना टाइम तक आपको बेबी सेट करा जा सकता है इस चीज़ को लेके, कभी ना कभी आपको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। इवन वो पूरी टाइमलेस जो हमने टॉपिक निकाला पृथ्वी शॉ के डाउनफॉल पे, हमने एंड में यही कहा कि द बॉल इन हिज कोर्ट। अब इट क्लियरली डिपेंड्स ऑन हिम कि वो अपना कमबैक चाहते हैं नहीं चाहते। अगर वो चाहते हैं तो टैलेंट उनके पास भरपूर है, ही जस्ट नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिटनेस एंड डिसिप्लिन। अगर हर कोई आके उनके डिसिप्लिन के बारे में ही बोल रहा है तो फिर, और दूसरी तरफ से कुछ सुनने को नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको बिलीव करना ही पड़ेगा उस चीज़ पर। या तो पृथ्वी शॉ आके खुले में बोल दे भाई कि एक्चुअली में ये चीज़ें हो रही हैं, तब आपको समझ में आए। अगर एमसीए छोड़ ही रहे हैं तो फिर वो क्या पता बोल ही दें आके। बट जब तक वो कुछ नहीं बोल रहे तब तक इमेज फिर उनकी गंदी पोर्ट्रे हो रही है, एंड वी डोंट हैव एनी रीजन टू नॉट बिलीव इट, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोगों ने उनके साथ काम करा, हर कोई आके सेम चीज़ बोल रहा है। क्या ही बोले, किसके साथ डिफेंड कर सकते हैं। देखो मुझे भी यही लगता है कि क्लियरली का हर कोई बोल रहा है तो कुछ तो सच हो गई इसमें। हाँ, बट क्या जैसे जो सेंटिमेंट है कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है सच, तो वो भी क्या कहीं ना कहीं सही है। मतलब हम किस बेसिस पे कह रहे हैं हेल्प नहीं कर रहे, मतलब क्या हेल्प एग्जैक्टली चाहिए उन्हें। मतलब इतना पैसा है उनके पास, एग्जैक्टली कितनी हेल्प चाहिए होगी उन्हें एमसी की तरफ से अगर उन्हें वापस आना भी है। पैसों के मामले में हेल्प थोड़ी चाहिए भाई, मतलब ही कैन वर्क ऑन हिज फिटनेस हिमसेल्फ, तो क्या उन्हें टेक्निक में उन सब में हेल्प चाहिए? किस चीज़ में हेल्प चाहिए? परहैप्स मेंटल ट्रेनिंग। मेंटल ट्रेनिंग भी वो खुद ले सकते हैं। नहीं खुद ही ना, या जो टीम में आप खेल रहे हो उस टीम, अगर वो टीम आपको इतना टैलेंटेड मानती है कि आपके लिए अलग से स्टेटमेंट्स देने पड़ रहे हैं, तो शायद वो अलग से वो भी करें। सी अब 2018 में उनका डेब्यू हुआ था। मतलब मैं बाद में मैं ये सब मानता हाँ, हूँ, हाँ, मैं बस एक डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ। एटलीस्ट हम लोग 2021 में वो बाहर हो गए थे, अब 4 साल हो चुके हैं वो टीम इंडिया से नहीं खेले। 4 साल में काफी नहीं अकेले खुद के लिए। हाँ, मतलब क्या अभी जैसे उनने एमसी के ऑफिशियल ने बोला वी कांट बेबी सेट हिम, कुछ चीज़ आपको खुद से दिखानी पड़ेगी। क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट दें? हाँ भाई, मतलब इतने अच्छे टैलेंट आप हो एंड यू आर ओल्ड इनफ नाउ। भाई एक टाइम तक आपको लगता था कि नहीं अभी ही इज क्वाइट यंग, तो अभी आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ग्रूम करना पड़ेगा। 25 की हो चुकी, अब तक सबको अपना आइडिया होता है। इवन आई थिंक वैसे 22-21 में भी हो ही जाता है सारे प्लेयर्स को आइडिया, इतने सब पढ़े लिखे होते हैं। बट 25 की उम्र में आपको क्लियरली आपको पता है कि आपको क्या करना है टीम इंडिया के अंदर आने के लिए, इनफैक्ट क्रिकेट खेलने के लिए भी, क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो तो आपके पास पूरा रोड मैप है। और आप आए भी विराट कोहली के अंडर थे, तो आपको क्लियरली पता है कि फिटनेस पे कितना एम्फोसिस दिया जाता है। बट अगर आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हो एंड वो डिसिप्लिन वाली चीज़ नहीं आ पा रही है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू सेट आउट, कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में आप। एक स्टोरी डाली ना पृथ्वी शॉ ने कि अगर इतने रन मारने के बाद भी मुझे हाँ, सही बात, एवरेज पूरा दिखा रखा था। आई थिंक फर्स्ट क्लास करके लिस्ट का दिखा रखा था, पता नहीं, बट एक स्टोरी डाली थी ऐसे कि भगवान और मैं क्या करूँ उसके लिए, बट स्टिल आई विल कीप वर्किंग हार्ड, ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला था। कमबैक होने वाला पक्का करो भाई, मतलब आई होप आप करते हो उस चीज़ को लेके, एंड नॉट जस्ट क्रिकेट, आई होप आप फिटनेस पे भी ध्यान दो, क्योंकि इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रिकेट भाई। अगर आप उस चीज़ में अच्छा नहीं करोगे तो कमबैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए टीम इंडिया के अंदर। तो वो दोनों चीज़ पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। आई थिंक मेन बात तो फिटनेस की है, या फिटनेस से ही डिसिप्लिन भी कवर हो जाएगा वो। हाँ, तो मेन इश्यूज ही वही है, क्योंकि आई एम श्योर कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी शॉ ही अगर पार्टी कर रहे हैं तो 6 बजे तक तो सिर्फ वो अकेले ही हैं, और भी काफ़ी लोग रहे होंगे इससे पहले भी और इसके बाद भी। बट अगर वो चीज़ पब्लिक करी जा रही है, अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि एमसीए क्यों पब्लिक के लिए बोल रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस भी पृथ्वी शॉ के लिए ही होते हैं, तो उनको सूली पे चढ़ा दिया जाता है। हाँ, तो वो अपना क्लैरिफिकेशन फेयर राइट, वो भी तो सकता है ना। तो या तो पृथ्वी शॉ अपने आप सामने से आके बोल दें कि क्या चल रहा है, और नहीं है तो फिर वो अगर हर कोई बोल रहा है, इंडियन फॉरेनर हर मतलब कोई कंट्री के कोने से आदमी सेम ही बातें बोल रहा है, तो आदमी कब तक ही हेल्प करेगा? और आदमी हेल्प भी उसी करेगा ना जो कि खुद दिखा रहा है कि वो हेल्प लेना चाहता है, कि वो इम्प्रूव करना चाहता है। तो शायद लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसलिए लोग हेल्प भी नहीं कर रहे इतनी। मतलब वही है, अब सब उन पर डिपेंड करता है, कम बैक कर पाते हो या नहीं कर पाते। होपफुली
आगे जाके अगले ऑक्शन में वो बिकते भी अच्छी प्राइस पे, एक अच्छा कमबैक करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में, एंड होपफुली सी कि अब थोड़ा राइज होना स्टार्ट हो उनके करियर में, क्योंकि बहुत ही डल फेस जा रहा है ना. इट इज़ गेटिंग काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग एज वेल. सिर्फ दुखी वाली बात नहीं है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो रहा है धीरे धीरे. बट आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप सबको पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा. पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा. मेंबरशिप्स वगैरह हमने सब आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जाके आप चेकआउट करिए उस चीज़ को. एंड टेलीग्राम ग्रुप चैट भी हमारा ज्वाइन करें. एंड जो नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको उस साइड दिख जाएगी, उसको जाकर देखिए और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वो वीडियो कैसी लगी.